आप मुझे बताएं कि अगर सिस्को का सीटीओ आकर खड़ा हो सेमिनार हॉल के अंदर और उसके सामने 5 बच्चे बैठे हुए, अब जाहिर है मैंने तो ये शर्त नहीं लगाई कि आपको मैं नंबर दूंगा, आपको मैं जो है वो टॉफी दूंगा, आपको मैं चॉकलेट दूंगा, आपको मैं कोकोमो दूंगा। ये तो मैंने वहाँ शर्त नहीं लगाई। आपको मैंने बता दिया कि इसमें आना आपके लिए सूदमंद है, आपको बहुत फायदा होगा। यानी आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आते, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अब आप उनसे सवाल करें, हमसे ये शिकायत करते हैं सर हमारा इंडस्ट्री से इंटरेक्शन नहीं होता। उस वक्त तो बस दिल ये चाह रहा होता है कि यानी ये थोड़ा सा करीब होता सवाल करने वाला कि भाई आप जो है वो जिस वक्त हम अरेंज करते हैं उस वक्त आप गायब होते हैं, कोई मौजूद नहीं होता। अब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से अक्सरियत वो है जिसे मैथमेटिक्स से रग़बत नहीं है। अब ये हैरत है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मैथमेटिक्स को भी वो जिस हद तक समझते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने ये इंटीग्रेशन कर ली, मैंने ये डिफरेंशिएशन कर ली और बात खत्म हो गई। भाई मैथमेटिक्स जो है वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई भी तो ऐसी जाती है। नहीं चले वो ठीक है, लेकिन देखें जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी में भी ऐसी पढ़ाई गई थी हमको मादरत के साथ। नहीं, हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का जो आम तौर पे अब फोकस है वो सिर्फ ये है कि मैं अगर एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ, दैट्स इट, मुझे फला टेक्नोलॉजी आती है, मुझे फला फ्रेमवर्क पे काम करना आता है, तो बस ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे अब इससे ज्यादा आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक अर्निंग टूल तो मिल जाता है। कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले का जब वो ग्रेजुएट कर जाए उसका काम महज प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग इज द एंट्री लेवल जॉब। आपका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका काम प्रोसेसेस, आपका काम फिनोमेना को स्टडी करने के बाद उसको कंप्यूटेबल बनाना है कि आप उसको किस तरह ट्रांसलेट करें कि उसे कंप्यूटर जैसी डम डिवाइस जो है वो सॉल्व कर सके। भाई मैं तो इंटर किया हुआ हूँ और अभी मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ सर। अब तो इंटर क्या, अब तो रेस ये है कि 8वीं जमात का बच्चा जो घर बैठे 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप बताएंगे मैं फिर ये 4 साल की डिग्री करके क्या करूंगा? अब उसको आप लाख समझाएं कि देखो बेटा ये 1.5 लाख ही शायद रह जाएंगे जिंदगी भर, बल्कि कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इन द लॉन्गर रन आपके लिए सरवाइव करना आसान काम नहीं होगा। जिसकी जॉब फर्ज कीजिए फॉर सम ऑड रीजंस उसकी जॉब नहीं लगी तो वो अब एक डिप्रेशन की कैफियत में चला जाता है कि भाई सब जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों जॉब नहीं कर रहा, सबकी शादी हो गई तो मेरी शादी क्यों नहीं हुई। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये सर मतलब आप तो सीरियस हो गए। हमारे जो तालिब इल्म है ना उनको कम से कम ये समझने की ज़रूरत है कि उस्ताद का एहतराम आप इसलिए भी करें कि आपके रिश्ते की इंक्वायरी उन तक पहुंच जाती है। आपके रिश्ते की इंक्वायरी जो है ना उस्ताद तक पहुंच जाती है। बच्चों को ये खबर ही नहीं होती कि किस किस के रिश्ते की इंक्वायरी आपके पास पहुंच चुकी है। आपको लड़कियां पसंद नहीं करती, ये मुझे अभी रिसेंटली मालूम हुआ। लड़कों में पॉपुलर है, आप लड़कियां आपको पसंद नहीं करती, तो इसकी क्या वजह रही है? नहीं सही बता रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट अ मेड अप क्वेश्चन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से पसंद नहीं करती। तो रिवर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई है आपके खिलाफ। सर अगर CIS के अंदर आपको कोई एक चेंज करना हो, अभी आपको पावर मिली हो, क्या करेंगे? CIS पे भी और NED लेवल पे भी। भाई ये तो आपने एक ऐसा सवाल किया ना मुझसे कि ये घर से लिख के लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस वो भी हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगाया था, उस पर आई लव NED लिखा हुआ था, तो उसका चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा था तो हमने बदल दिया। तो वो देख के मुझे वो नवाज शरीफ साहब याद आ गए। एक जलसे में उन्होंने कहा था कि इफ़ यू लव मी, फिर तवक्कुफ़ फरमाया, फिर फरमाया डू यू लव मी, टेल मी डू यू लव मी। तो मजमा कहता है यस वी लव यू, तो वो कहते हैं आई लव यू टू। तो हम पहले से आई लव यू टू कह रहे हैं आपको कि आप हमारे NED के सबसे महबूब टीचर हैं। आज आपके एक होनहार शागिर्द काजिम जमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, GOTS का हिस्सा रहे हैं, पढ़ाते रहे, लेकिन ये पॉडकास्ट में आने शर्माते थे। आज इन्होंने आपकी वजह से जो है दावत कबूल कर ली। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको NED यूनिवर्सिटी में 35 साल हो गए और अभी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो मालूम हुआ कि 30 साल आपने पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ाते रहेंगे, और 5 साल आपने पढ़ा वहाँ से। तो ये थोड़ी सी बात हो सकता है देखने वालों के लिए अजीब हो, क्योंकि अब तो 4 साल का जो कोर्स है वो हमारे सामने है, क्योंकि ये 7 साल तक अलाउ होता है कि आप 7 साल तक डिग्री कंप्लीट कर लें। तो आप तो बहुत ही ज़हीन फ़तीन आदमी है, तो आपको 5 साल क्यों लग गए इंजीनियरिंग करने में? हाँ, वो असल में उस ज़माने में जो है वो आजकल की तरह जिस तरह एक एकेडमिक कैलेंडर होता है और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरह से इस कदर मुनज़्ज़म सूरत हाल उस वक्त नहीं थी और शेड्यूल स्लिप होते थे और जर्नली लोग जो है वो इसी तरह 5 साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर ही कंप्लीट कर पाते थे। नताइज बहुत देर से उनका ऐलान होता था, तो ये वजह रही। बाकी
कोई खुदा न खास्ता ये वजह नहीं थी कि नहीं सर, मैं सोचा था कि अगर मैं पहले ज़मानों में पढ़ना आता शायद मैं पूरी कर लेता यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं इस मुनज़्ज़म निज़ाम की वजह से ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि वो बैकलॉग और रनिंग कोर्सेज़ को एक साथ मुझे कहा कि आप पढ़ें, और यहाँ भी 75% अटेंडेंस, वहाँ भी 75% अटेंडेंस, मुझसे रेगुलर कोर्सेज़ में नहीं पहुँचा जाता था सुबह। तो मेरे ख्याल से मुझे देर हो गई थी यूनिवर्सिटी में आने पर, अगर मैं पहले आता तो शायद मैं भी इंजीनियरिंग पूरी कर लेता। नहीं, बहरहाल डिसिप्लिन से फ़ायदे तो बहुत होते हैं। हाँ, ये भी है। एक नुकसान तो मेरा बाल हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि एनईडी यूनिवर्सिटी के हवाले से जैसे हम बात करते हैं ना, तो वो जहन में लोगों के आता है कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ तो बाल पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ही। तो ये जो हम बेस्ट का टैग लगाते हैं चीज़ों के साथ, और वैसे आपको पता ही हमारी आदत भी है कि यहाँ से हम थोड़ा सा आगे ना, 3 हट्टी का इलाका है, तो वहाँ पे हम सुनते थे कि ये फूलों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। फिर थोड़ा सा हम आगे जाते थे तो लियाकताबाद में मालूम होता था कि ये टिम्बर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये एनईडी भी इसी तरह से बेस्ट है, या फिर कोई इसका एविडेंस है कोई, या हमने खुद ही बेस्ट बनाया हुआ है इसको? देखें, इसमें मेरे ख़्याल में जो एनईडी की एडमिनिस्ट्रेशन है या फैकल्टी है, उन्होंने कभी शायद इस तरह के जो है वो क्लेम्स ना किए हों। जितना ज़्यादा ज़ाहिर है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या एलुमनाई रहे हैं, अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जिस वक्त पढ़ाई कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो हमें बहुत सारी ख़ामियाँ और शॉर्टकमिंग्स नज़र आ रही होती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं और उसको दूसरे इदारों के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें वाकई उस चीज़ की कदर महसूस होती है कि हम किस फ़ीस में और किस दर्जे की तालीम हासिल करके हम आ गए। तो ये मेरे ख़्याल में इतना क्लेम हमारा ख़ुद का नहीं रहा, यूनिवर्सिटी का नहीं रहा, जितना उससे पढ़े हुए तालिब इल्म और जो दीगर अफराद हैं उन्होंने ये बात जो है वो ज़्यादा कही है। तो ये हमारा क्लेम इस कदर नहीं रहा है। काजिम से पूछते हैं, उन्हें खामोश भी बैठे रहेंगे। आपको लगता है यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी? मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि जो हमारे एलुमनाइज हैं उनकी जो दुनिया भर में रीच है और जहाँ जहाँ जिस मुकाम पे वो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से एक ये परसेप्शन तो बिल्ड ज़रूर होता है कि एनईडी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कंसिडरेबली बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। तो वो परसेप्शन है और दुनिया भर में। अच्छा, ये क्या ऐसे है कि बाकी कोई अच्छी नहीं है तो इसलिए सबसे अच्छी लगती है? ये तो चक्कर नहीं है। असल में देखें, इस चीज़ को इस तनाजुर में देखें कि अभी जो अब एक वक्त तो ये था कि जब यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत महदूद थी, और जिस वक्त हमने दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में यानी 1989 में, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कराची में तो सिर्फ एक एनईडी ही थी, और उसके अलावा दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी एफिलिएशन एनईडी के साथ थी। बाकी अप कंट्री ज़ाहिर है कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन कराची में तो एक ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद आई गेस 93 या 94 के अराउंड जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी शुरू हुई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक प्रोलिफरेशन शुरू हुई मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ की। तो अब ज़ाहिर है काफ़ी हैं तादाद प्राइवेट सेक्टर में भी यूनिवर्सिटीज़ की जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये जो आप ने कहा ना कि ये शायद इस फिर वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं इसको देखें ना, अगर आप एक कॉमन डिनोमिनेटर पे रखें और ये चीज़ देखें कि एनईडी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जी। अच्छा, और फिर जाहिर है कि उसके रिसोर्सेज और उसकी सारी फंडिंग जो है वो उसका एक मेजर चंक तो गवर्नमेंट से ही आता है, और फिर ख़ुद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी इस सिलसिले में मेहनत की है कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से कोशिश की है कि जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल बनने की तरफ कदम उठाया जाए। लेकिन इवन दैट आप रिसोर्सेज का कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर में जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ तो नहीं कर सकते। ट्रू। अच्छा, और फिर आप जाहिर है कि चूँकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने के नाते आपको ये ख्याल रखना है कि जो आपकी आउटरीच है वो तमाम लोगों तक हो, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब। ये तो खूबसूरती है एनईडी की। तो हम वहाँ से, और ज़ाहिर है देखें जो एक बड़ा टैलेंट का एबंडेंस है वो तो होता ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर है। तो वहाँ से उठाकर बच्चों को और फिर उन्हें लाकर आप जो है वो
जो भी एक नॉमिनल फ़ीस है, अगर अभी भी आप NED की फ़ीस को कंपेयर करें दूसरे इदारों के साथ, तो एक बहुत यानी दिन और रात का फ़र्क है उसमें। बिल्कुल। बाज़ जगहों पर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस देंगे और यहाँ आप 2 बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट करके यहाँ से निकल जाएंगे उस फ़ीस के अंदर। फिर यहाँ ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, फंडिंग्स हैं लोग बच्चों के लिए, जी, उसका वो भी भी बंदोबस्त किया काफ़ी जाए। तो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर में विद इन दीज रिसोर्सेस इस यानी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली एक बेहतर, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद है NED। बिल्कुल सर, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फिर वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो कुछ बना देता है। वो कि मैं इंजीनियर पूरा नहीं बन सका, लेकिन 3 साल में मैंने ये देखा कि बाद में ग्रेजुएशन की और पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ा कि NED यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से रिगरस एफर्ट करना सिखाई हमें, और जिस तरह से ना रगड़ा दे के बिल्कुल इंसान बनाया, और बहुत ही मुश्किल टास्क को बिल्कुल आप कहें कि भाई मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस देना, तो ये बातें तो बहाल NED यूनिवर्सिटी में हैं और बिल्कुल याद भी आती है हमें। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ NED यूनिवर्सिटी का, अगर हम वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें हम बाकायदा, और फिर हम वहाँ तक आएँ कि अब जो बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है, उनके क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर हम बिल्कुल माजी से शुरू करें, तो आपने जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो उस वक्त यही होता था जो हमारे साथ हुआ कि बस अब आपने इंटर कर लिया है, टेस्ट IBA देना है और बस टेस्ट देना है, IBA जाना है या NED जाना है या डॉक्टर बनना है तो आपको डाउ जाना है। तो यही सूरत हाल थी आपके ज़माने में भी? गो कि आपका ज़माना बहुत पुराना भी नहीं है। खैर, आपने तकल्लुफ़ से काम लिया ये कह कर के। हाँ, कुछ चंद महीनों पुरानी बात है। तो नहीं, असल में उस ज़माने में भी एक देखें, एक माशरे का तबका ज़रूर ऐसा था जिसमें ये रियलाइजेशन कह लें या ये उनकी एस्पिरेशन कह लें थी कि उन्हें बस पढ़ाई के लिए इस मुल्क में रुकना नहीं है और उन्हें यहाँ से चले जाना है। तो मैंने जिस कॉलेज से, आदमजी साइंस कॉलेज से किया, उस क्लास के कई एक ब्राइट स्टूडेंट्स जो थे वो ग्रेड 12 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद वो पाकिस्तान में रुके नहीं और वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए। और ज़ाहिर है अगर उस एज में कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है तो इसके मायने ये हैं कि उसका मतमय नज़र जो है वो यही है कि अपनी बकिया ज़िंदगी भी जो है वो वहीं गुजारी जाए, सदा सुहागन रहो। और यहाँ सूरत हाल ये थी। अच्छा, जो आपने कहा कि भाई सबका यही एक ऑब्जेक्टिव होता था कि NED में दाखिला ले लिया जाए, तो ये बात दुरुस्त है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उस ज़माने में कोई और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो हमारा भी एक एम यही था कि हम जो है वो NED में एडमिशन मिल जाए। तो और उसके साथ में ज़ाहिर है जो बिज़नेस की तरफ जाने वाले लोग थे या BBA MBA करने की ख्वाहिश थी जिनकी, वो IBA चले जाते थे, या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का मैथमेटिक्स पढ़ने का इरादा है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने का इरादा है, तो लोग जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते थे। तो ये सूरत हाल इसी तरह से थी ज़ाहिर है। ये तो काज़िम ने NED से भी पढ़ा इंजीनियरिंग, फिर बाद में IBA से भी उन्होंने MBA किया। तो ये तो हमारे सामने एक जो कहना है वो कराची की मिडिल क्लास की एक परफेक्ट जो है वो एक मैनिफेस्टेशन मौजूद है कि 2 ख्वाब होते हैं कि आपने NED से पढ़ना है और IBA से पढ़ना है, तो इन्होंने दोनों पूरे किए। बल्कि आपने भी IBA से काफ़ी अर्सा पढ़ के मेरी तरह ड्रॉप हो गए थे। नहीं, काफ़ी अर्सा तो खैर मैंने नहीं पढ़ा, वो बस यूँ समझ लें कि ज़ाहिर है जब आप कुछ सूरत हाल इस तरह की थी कि मेरे एक दोस्त ने एडमिशन लिया हुआ था IBA में इवनिंग में, तो मैं तो उस ज़माने में पढ़ा रहा था, नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, जो अभी NUST बन गया है, वहाँ मैं पढ़ा रहा था। तो उससे मेरी यूँ ही बात हुई, तो उसने कहा कि भाई MBA तुम्हारा रोग MBA नहीं है। उसको मैंने कुछ इस तरह से इंटरप्रेट किया कि मैं MBA कर नहीं सकता। मैंने कहा ये भाई क्या बात हुई, जब आप MBA में दाखिला ले सकते हैं तो मैं क्यों MBA में दाखिला नहीं ले सकता। आपने रोग बना लिया उसको। तो नहीं, फिर वो बस मैंने कहा नहीं, फिर मैं टेस्ट देता हूँ, और इवनिंग में टेस्ट इंटरव्यू के बाद बहरहाल हो गया एडमिशन। हमने जो है वो जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन जब तक वो हिसाब किताब और तखमीना लगाने वाले कोर्सेज चलते रहे, यानी मैथमेटिकल जिसमें क्वांटिटेटिव कोर्सेज थे वो चलते रहे, तब तक तो बात समझ में आई। लेकिन जब वो कोर्सेज शुरू हुए, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो कोर्सेज ऐसे थे कि जो बस ये अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं, जैसे आप यूँ समझ लें कि फ़िश आउट ऑफ वाटर वाली कैफियत थी। वहाँ मैंने फैसला कर लिया था कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे जो है वो इसको छोड़ना होगा। तो काफ़ी एनर्जी, टाइम और
जो है वो ज़ाहिर है पैसा खर्च करने के बाद तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये इसमें मुझे यानी देखें एक चीज़ ये होती है ना कि आप कुछ करने के बाद ये देख रहे होते हैं कि मैं अगर ये कंप्लीट कर लेता हूँ, वेयर डू आई सी माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन, मैं कहाँ हूँ। तो मुझे वो चीज़ कुछ, क्योंकि मेरा एम जो था वो ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव था पढ़ाना, तो मैंने कहा अगर मुझे MBA करके भी पढ़ाना ही है तो वाई नॉट मैं NED में ही पढ़ाऊँ, अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करके वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो कहीं वजह ये तो नहीं थी कि दुनिया से जो आपकी बेरगबती है, क्योंकि सूफी मंश टाइप आदमी तो है आप, वो दुनिया में दिल नहीं लगाना, बल्कि हमारे वो एक शेर मुझे याद आ रहा है जावेद साहब का कि दुनिया का कोई दाग मेरे दिल को क्या लगे, मांगा ना एक दिरहम भी कभी इस बखील से, दुनिया मेरे पड़ोस में आबाद है मगर मेरी दुआ सलाम नहीं इस जलील से। तो आपने उसी तरह से तो दुनिया समझ के तो नहीं छोड़ दिया। नहीं, ये बात खैर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, हम कह सकते हैं नहीं, असल में बात ये है कि यानी जब मैंने ग्रेजुएशन की 94 में, तो ये ऐसा हुआ कि अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था और ये था अगस्त का महीना था और मैं अपना CV लेकर मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट मैं इस इरादे से नहीं पहुंचा था कि मैं वहाँ CV किसी को दूंगा, ये ख्वाहिश का इज़हार करने के लिए कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, अगरचे मेरी ख्वाहिश थी बड़ी शदीद कि मैं पढ़ाऊँ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहाँ एक उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला में ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफ़र की जाती थी, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग नहीं था। तो हमने भी जो पढ़ा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर पढ़ा और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम था वो, जो कि वो डिग्री ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ़र करता था। तो बस मैं CV मेरे पास था। वहाँ एक जो है ऑफिस में एक साहब होते थे, मरहूम इकबाल साहब, तो वो अभी बहुत सारे जो हमारे सीनियर और हमारे इवन बैच के या बाद के लोग होंगे उनको याद होंगे इकबाल। तो इकबाल से मेरी यूं ही बात हो रही थी, इकबाल साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैंने तस्करा किया कि मैं पढ़ाने में दिलचस्पी रखता हूँ। उन्होंने कहा पढ़ाओगे? मैंने अच्छा, वो उन्होंने तो ऐसे पूछा कि जैसे शायद मेरा अपॉइंटमेंट इकबाल साहब नहीं करना है। मैंने कहा हाँ भाई, पढ़ाने का तो इरादा है, बस लाओ CV दो। CV लिया और वो लेकर पहुंच गए नीचे चेयरमैन गुलाम हुसैन साहब के पास। गुलाम हुसैन साहब को ले जाकर CV दे दी। गुलाम हुसैन साहब ने मुझे बुला लिया। अब मुझे क्या खबर थी कि ये इतनी जल्दी उस्ताद जो है वो सर पे आ पड़ेगी मेरे। तो मैं चला गया अंदर। अब उन्होंने कहा कि पढ़ाओगे, तुम पढ़ाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में? मैंने कहा जी सर। खैर उन्होंने CV वगैरह देखा, कह लेंगे अच्छा सही है, हम आपको जो है वो एक कोर्स ये और एक कोर्स ये दे रहे हैं। यानी एक उन्होंने सेकेंड ईयर का कोर्स बताया लॉजिक डिज़ाइन स्विचिंग थ्योरी, और एक फाइनल ईयर का कोर्स बताया माइक्रो प्रोसेसर्स। बस अब मैं यानी बाहर निकला, मैंने सोचा कि फाइनल ईयर का कोर्स, यानी अभी मेरा रिज़ल्ट आया नहीं है। तो बहरहाल खैर मैंने बाद में उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा सर ये तो ज़ाहिर है मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, आप इसको वो करें, मैं सेकेंड ईयर का कोर्स तो चलें पढ़ाने को तैयार हूँ। तो खैर फिर वो फाइनल ईयर का कोर्स किसी एक सीनियर टीचर को दिया गया, सेकेंड ईयर का कोर्स उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, हमारा रिज़ल्ट आया अक्टूबर में। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मैंने पढ़ाया है। और अब जाहिर है उस ज़माने में कुछ असातिज़ा थे जो ये एतराज़ भी करते थे कि भाई अभी तो तुम्हारा रिज़ल्ट ही नहीं आया और तुमने जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अच्छा खैर, अब हम जो थे वो यानी अगर आप इसको इस एंगल से देखें ना, कि अगर कोई कैरियर ओरिएंटेड आदमी हो, कोई ये कैरियर कॉन्शियस आदमी हो कोई, तो उसकी नज़र में तो मैंने ये एक बहुत ही अहमकाना कदम उठाया था, पढ़ाने का फ़ैसला। और वो भी उस ज़माने में कि जब पढ़ाने में जो रेम्यूनरेशन था, जो पैसे थे, हक़ ज़हमत था, वो इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, मैं तो उस वक्त विजिटिंग में पढ़ा रहा था। एक तो सर पैसे थे भी कम, आप उसको इतना मुश्किल लफ्ज़ों से बोल रहे हैं, लोग परेशान हो जाएंगे। तो वो बहरहाल जब वो पढ़ाना शुरू किया तो मैं चूँकि विजिटिंग में था, और विजिटिंग में तो ये होता है ज़ाहिर है आपको पर लेक्चर जो है वो उसमें टैक्स भी कटता है। अब पता नहीं उस वक्त टैक्स कट रहा था या नहीं कट रहा था, लेकिन तो कटता है। बहरहाल वो हाँ टैक्स कटता ही था, यकीनन कटता होगा, ऐसा नहीं कि टैक्स ना करता हो। तो वो मैं अगर आपको बताऊं कि वो कितने, यानी क्या उसका तय किया गया था मुशाहिरा पढ़ाने का, तो खैर मुझे उससे कोई गरज इसलिए नहीं थी। क्या था वो? वो ये था कि
एक लेक्चर के 75 रुपए मिलते थे। अच्छा, ये कोई इतना पुराना जमाना नहीं है कि जिस वक्त लोग ये कहें कि जो है वो उस जमाने में एक आने में 1 किलो दही आ जाता था और एक आने में एक जो है वो 1 किलो घी आ जाता था, ये वो वाला जमाना नहीं है। कौन सा साल था ये 94 की बात कर रहा हूँ। 94। तो अब वो बहरहाल 75 रुपीज पर लेक्चर थे और 50 रुपीज ट्रिप के मिलते थे। ट्रिप क्या? यानी वो जो आप आ रहे हैं तो मिसाल, हाँ, उस सॉर्ट ऑफ, तो अगर आप कन्वेंस अलाउंस जिसे आप कहते हैं, कन्वेंस अलाउंस, तो अगर आप आ रहे हैं मिसाल के तौर पे एक दिन और आपके उस दिन 3 लेक्चर्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 50, क्योंकि ट्रिप तो आपका एक ही हुआ है, तो और वो कोई तकरीबन पूरे सेमेस्टर के मिलाकर कोई ऐसे अराउंड 7,000-6,000 के करीब बनते थे। अच्छा, अब जाहिर है किसी सेमेस्टर के पूरे, हाँ, तो लेकिन अब जाहिर है इसे अगर आप यूँ समझें कि मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से मैं नहीं कहता कि मैं कोई आपने जिस तरह का दुनिया से बेरग़बती या ये इस तरह की बात, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी काम का शौक़ जो है ना वो आपको बिल्कुल वो क्या कहते हैं, आँखों पे पर्दे डाल देता है। तो आपको अपने आगे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने आगे कैरियर को बनाएंगे किस तरीके से। बस पढ़ाने का शौक़ है, आपने जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, लेकिन वो कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी ऐसी हुई कि जो पोजीशंस थी उनकी जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन थी, उस वक्त तक हमारा रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ था। तो वो मसला ये उठा सिलेक्शन बोर्ड में, अगरचे सिलेक्शन बोर्ड उस ज़माने में भी जो है वो ऐसे हुआ, कोई तकरीबन 7-8-9 महीने के बाद हुआ सिलेक्शन बोर्ड। तो उस वक्त ये टेक्निकल पॉइंट उठा कि भाई आप इसलिए क्वालिफाई नहीं करते कि जब ये डेट थी, क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन की, तो यू वर नॉट एलिजिबल, आपका रिज़ल्ट जो है वो उस वक्त तक अनाउंस नहीं हुआ था। तो वहाँ तो फिर वही नहीं, अब वो इतना अरसा विजिटिंग में पढ़ाने के बाद सादिक अमीनिया अब आप उसे जिस तरह भी कहें, फिर मैंने 1 साल वहाँ पढ़ाया, क्या कहते हैं, नेवल कॉलेज के अंदर, PNS जौहर के अंदर, इसलिए वहाँ गया। हाँ, वहाँ पढ़ा, लेकिन उस ज़माने भी मैं विजिटिंग में मैं यहाँ पढ़ाता रहा। यूनिवर्सिटी में विजिटिंग में पढ़ाता रहा। तो ये जो है ना NED की बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब मैं बिल्कुल ये बार बार वाजे करता रहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है NED के एनवायरनमेंट से, हमने बहुत सीखा, बने वहाँ से हम। लेकिन ये जो ओवरली डिसिप्लिन चीज़ें ना, इसने ये भी बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। चले वो आपका उस तरह से एरिया नहीं है, हम थोड़ा सा आगे चले गए। अगर हम पीछे से बात शुरू करें, आपके जब आपने पढ़ना शुरू किया तो जो आपको याद है सिर्फ पहला दिन कैसा था? सर्दी थी, गर्मी थी, हवा चल रही थी, हफ्स था कराची में, कैसा महसूस हो रहा था? ये तो ज़ाहिरी मौसम है, और दिल का क्या हाल था आपका कि NED यूनिवर्सिटी पहुँच गए? 26 जुलाई 1989। तो वो हुआ ये कि क्लासेस, अब ज़ाहिर है उस ज़माने में व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक की नेमत से भी महरूम थे, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल तो थी नहीं। तो मैं तो सो रहा था घर में, और जब दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया किसी ने, तो मैं उठकर बाहर गया। मैंने कहा भाई PIB वाले मकान में, PIB के मकान की बात हो रही है। तो मैं बाहर गया, तो हमारा एक 2 साल सीनियर एक हमारे महल्ले में रहता था, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में ही 1-2 साल सीनियर थे हमसे एक साहब, वो महल्ले में ही रहते थे। वो बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ओ भाई क्या हो गया, आज से क्लासेस शुरू हो गई तुम लोगों की? मैंने कहा अच्छा भाई, खैर बस जल्दी से फ़ौरन जो है वो नाश्ता किए बगैर ही उनके साथ कहेंगे बस चलो यार। तो मैंने कहा ठीक है, हम निकल लिए उनके साथ में। तो जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पर मुझे याद है जो पहली क्लास मैंने अटेंड की थी वो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास थी, और वो कोई ज़ाहिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई एक टीचर आए हुए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा, अब उस ज़माने में ये बड़ा रिवाज था कि जब नया बैच कोई आता था तो उसका जो है वो पुरतबाक इस्तकबाल पुराने जो बच्चे थे वो किया करते थे, यानी रैगिंग। हाँ, वो बहुत आम थी। तो अब वो यानी हमारी क्लास में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कम थे और वो वाले ज़्यादा बैठे हुए थे, और वो उन टीचर को तंग किए जा रहे थे मुस्तकिल तौर पे। ना सिर्फ उन्होंने तंग किया, बल्कि फिर हुआ ये कि जब वो चले गए तो फिर कुछ देर बाद एक साहब जो है वो एंटर हुए पढ़ाने के लिए। उनके ज़ाहिर है कि क़याफ़ा से तो यही लगता था कि वो एक उस्ताद हैं। उन्होंने पढ़ाया, तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट तक तो पढ़ाते रहे, और हम जो है वो बड़ी अदब और बहुत ही उसके साथ मोहब्बत के साथ उनके लेक्चर को नोट करते रहे। बाद में पता चला कि वो कोई सीनियर हैं, क्योंकि जब सारे जो उनके आए हुए थे साथ में उनके दोस्त अहबाब, जब उन्होंने उनको तंग करना शुरू किया तो पता चला कि भाई ये तो उस्ताद नहीं है, ये वाकई उस्ताद है।
ये बड़े बहरहाल वो इस उस्ताद तरह हैं। के वाकयात जो है वो पहले दिन तो तो सर वो बहुत थे। थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास में किसी ने पानी से गाड़ी चलाने का ख्वाब देखा था? नहीं खैर वो सेंसिबल आदमी थे जो पढ़ा रहे थे। हाँ तो ये रैगिंग का कल्चर बहुत पुराना है एनईडी का। हाँ एनईडी में क्या जाहिर है, ये तो आपको मालूम ही है कि पूरी सब दुनिया तालीमी में ही इदारों है। में होता है ये तुम्हारे सिलसिला। साथ हुई थी रैगिंग? नहीं लेकिन उसके हाँ, बाद से लेकिन फिर मैं जब बताऊंगा यानी नहीं। अच्छा जी। उसके बाद से सूरत हाल ये हुई ना कि फिर तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया कि जब फर्स्ट डे होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, तो उस दिन उनकी ओरिएंटेशन और उनकी क्लासेस के साथ जो है वो अब उन्होंने एक ज़माने तक तो ये किया कि जो सीनियर होते थे उनको ऑफ दे दिया जाता था। हाँ, लेकिन सेकंड डे करते थे फिर और रैगिंग। एक ज़माने में तो ऐसा भी हुआ था, एक साल ऐसा भी हुआ था, कलाम साहब के दौर में ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने ये किया कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई तकरीबन 3-4 दिन उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि जिस कॉरिडोर में उनकी क्लासेस हो रही थी वहाँ मुस्तकिल तौर पर एक टीचर की जो है वो कॉरिडोर में ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो अच्छा अब कुछ देर के लिए मैं भी बैठा हुआ था, तो मुझे आकर एक पियून ने कहा कि वो ये जो सामने सीनियर सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना सर, ये पूछ रहे हैं कि ये सर कब जाएंगे यहाँ से। तो मैंने कहा इनको बताओ अभी जब तक ये क्लासें ख़त्म नहीं होंगी ना मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो फिर वो खैर वहाँ से बड़ी हसरत से देखते थे कि ये जाएं तो फिर हम कुछ जो है वो जाके कार्रवाई का आगाज़ करें। तो वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे बाहर निकले उनमें से अक्सर ने मुझसे पूछा, कहने लगे कि सर आप हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं। तो वो शायद उसने मेरे ऊपर तंज किया था कि सर आप अपने आप को देखें और जो है वो ये सोचें कि आप हमारी क्या हिफाजत कर सकते हैं। तो सर आपके वक्त में तो सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा, तो साल में एक दफ़े एग्ज़ाम होते थे जी। तो ये वाला जो मेथड था ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि पूरे साल का एक साथ कोर्स और पढ़ना? हाँ, ये शायद था, ये हमारे दौर से 1-2 साल पहले ही हाँ, खत्म हाँ, हुआ है। आपका ये- दौर 2012 से है। हाँ। देखने वालों को तो बता देना हम हाँ ये podcast कर रहे हैं। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है बेहतर है इस सेंस में कि आप ज़्यादा रेगुलर और ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं उसमें, वरना ज़ाहिर है कि एनुअल सिस्टम में वो चूँकि पूरा एक साल जो है उसके गुजरने के बाद और कोई 9-10 कोर्स बन जाते हैं वो 10 कोर्सेज होते 10 हैं। कोर्सेज तो क्या बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा इतना हाँ बड़ा? जाहिर है काफ़ी ज़ाहिर है इतने सारे कोर्सेज का इम्तिहान एक साथ जो है वो करना, वो तो एक मैराथन होती थी इम्तिहानात की, और जाहिर है ये समझ में नहीं आता था कि इम्तिहान शुरू तो हो गए अब ख़त्म कब होंगे। तो सेमेस्टर में बहरहाल काफ़ी सहूलत है इस हवाले से कि आप जो है वो अगरचे टीचर स्टूडेंट्स दोनों टोस पर रहते हैं। अब आजकल तो मेरे ख्याल में शायद टीचर ज़्यादा टोस पे रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो जो है वो शायद जो दूसरे टूल्स वगैरह हैं ना उनकी ज़्यादा अहमियत है। चैट जीपीटी। हाँ तो ये वाला एक बड़ा मसला है एक दरपेश जो अब तो सर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह। हाँ कर रहे होंगे, यकीनी तौर पे कर रहे होंगे। और लेकिन बात ये है ना कि देखें ये खैर मेरे ख्याल में अगर इसको अभी आप किसी बात के उसके लिए उठा रखें सवाल के लिए तो मुनासिब है, क्योंकि अभी जो आप मेरे ख्याल में सवाल किया था वो एनुअल और सेमेस्टर तो मैं पूछ लेता हूँ ना, आप 94 से जो पढ़ा रहे हैं उसमें 2012-13 में हमने भी ज्वाइन किया, तब से लेकर आज जो क्लासेस हो रही हैं उसमें बच्चों का क्या डिफरेंस है? तब वो किस तरह पढ़ते थे, टूल्स भी हमारे साथ साथ आए। मुझे याद है व्हाट्सएप हमारे दौर में तो था लेकिन हमारा इतना यूजेज नहीं था उसका, ना हम नोट शेयर करते थे, ना हम ग्रुप्स बना के पढ़ते थे उस पर। आज तो बड़ा कॉमन है, ग्रुप वाला फीचर नहीं था ना उसमें। एग्जैक्टली तो खाली मैसेज जाता था। उस दौर से लेकर एक तो बच्चों का रुझान भी पढ़ाई की तरफ, दूसरा कि वो क्या क्या टूल्स तकाबुली ज्यादा पेश करें आप, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन 1994 एंड 2012 केस स्टडी बिटवीन 94 टिल। देखें बात ये है कि अब आप देख लें, यहाँ से शुरू करें कि ये तय करें कि हमारे पास इल्म हासिल करने के और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के जो रिसोर्सेज हैं वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हैं या कम हैं? बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा न सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा हैं बल्कि आप यूँ समझ लें, जाहिर है ये बात तो हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, ठीक है ना, और तहम्मुल करना मुश्किल हो जाता है, इस कदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। लेकिन इतनी सहूलत होने के बाद अब आप ये देखते हैं कि लोगों ने इस सहूलत से वो इस्तेफ़ादा नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। उनमें सीखने की लगन, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा, अच्छा आगे बढ़ने का जज्बा इस सेंस में तो है कि मुझे जो है वो पलक झपकते ही मुझे किसी बहुत ऊंची पोजीशन के ऊपर पहुंच जाना है, मेरे पास दुनिया की बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास खैर शायद अब नहीं, बहुत पहले से ही इंसान अक्सरियत जो है इंसानों की वो कामयाबी का जो बेंचमार्क है वो यही समझती है कि मेरे पास जो है वो
अगर इतने सारे पैसे हों, इस तरह की गाड़ी हो, इस तरह का घर हो, मेरे पास जो दुनिया का मालूम आता है, जब वो इकट्ठा हो जाए तो मैं कामयाब इंसान बन गया। जी। तो अब इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, यानी रिसोर्सेज आपके टिप्स पर होने के बावजूद, लोग ज़्यादा इग्नोरेंट हैं। उस ज़माने में जिस वक्त मैंने ज़ाहिर पढ़ाना शुरू किया या जिस वक्त हम खुद पढ़ रहे थे, किताबों की दस्तयाबी एक मसला हुआ करती थी, और बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे साथी को, अपने किसी को देखकर हम जो है वो ललचाई हुई नज़रों से देख रहे होते थे कि उसके हाथ में जो किताब नज़र आ रही है वो हमारे पास तो है नहीं, और अब ख़रीदना है तो हमारे पास ज़ाहिर है उसके लिए पैसे नहीं हैं। नहीं सर, ये जज्बा होना कितनी खुशनसीबी की बात है जी, ये किसी के हाथ में किताब देख कर दिल ललचाना, ये तो अब ऐसा है जैसे नापैद हो गया है। तो सर क्या इसी वजह से एनईडी ने किताबें देना शुरू की वो बच्चों बुक को? बैंक। नहीं, बुक बैंक का तो आइडिया ज़ाहिर है बहुत पुराना था, और ज़ाहिर है उस ज़माने में तो ये होता था कि यानी जब तक हमने पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह याद है, और इवन उसके बाद भी कई साल तक हमने देखा है कि बुक बैंक में चूँकि लाइन लगती थी लंबी, जी। अच्छा किताबें जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो होता ही ये था कि बाज़ अफराद जो है वो शायद फजर वहीं पढ़ा करते थे, अच्छा। और यानी सवेरे जो है पौ फटने से पहले ही वहाँ मौजूद हुआ करते थे, और फिर अपने दोस्तों से कह दिया जाता था कि भाई मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिख देना जो इन लोगों में शामिल होगा, कि जो किताबों की फहरिस्त, जो किताबों के लिए कतार बन रही है। तो वो वाकई में बड़ा, यानी वो एक बड़ा हार्ट ब्रेक होता था कि आप पहुँचे, और अब आप पहुँचे तो आपको पता चला है कि आपका तो लिस्ट में ये वाला नंबर है, और अब यानी जिस किताब की आपको ज़रूरत है वहाँ पहुँचने तक किताबें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब आप देखें कि अब तो सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ अब इतना रहे। कुछ होने के बावजूद लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ये एक अलमिया है, और उस ज़माने में ज़ाहिर है लोगों में से, अच्छा अगर आप स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें, मैं एक ज़माने तक ये कायल रहा कि शायद कोई बहुत ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होता होगा स्टूडेंट्स में, लेकिन अब मैं अगर वाकई ऑनेस्टली कंपेयर करूँ उस दौर के तालिब इल्मों को, और इवन वहाँ से लेकर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाएँ ऐसे 2003-4 तक भी आ जाएँ अगर आप, तो वहाँ तक भी वो डिटर्मिनेशन सीखने की, और वो जो एक विज़डम का एक लेवल होता है वो बरकरार रहा था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी की प्रेवलेंस है ना, इसने सबसे बड़ा नुकसान ये पहुँचाया कि ये एक दो धारी तलवार बन के रह गई। इसने इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड की, लेकिन साथ में दूसरे एंड के ऊपर अपाहज बनाना शुरू किया, और उसका इदराक जो है ना वो अब इस नस्ल को है नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी मैं अक्सर औक़ात क्लास में खड़े होकर मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ किया जा रहा है तुम्हें उसकी खबर नहीं हो रही, और जो तुम्हें समझाने की कोशिश करें कि तुम ये काम, मैंने उनको ये समझाता हूँ कि भाई अगर मकसद स्पीड गेट्स यू नोवेयर इफ़ यू आर हेडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप गलत समत में, तो वो अगर आपको शुमाल में जाना था और आप जुनूब की तरफ दौड़ रहे हैं, तो जितना तेज़ी दौड़ें आप, अच्छा मैं जितना तेज दौड़ेंगे उतना नुकसान होगा। हाँ, उतनी दूर हो जाएंगे मंजिल से आप। अच्छा ये नहीं है कि ये लोग अक्लमंद नहीं है, ये हमसे 10 गुना अक्लमंद है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप में अक्ल मौजूद है, आप में जहानत मौजूद है, लेकिन अगर आप उसका सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, और आपकी सिमत दुरुस्त नहीं है, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है ना वो ये है कि वो लोग AI ज़दा और चैट GPT ज़दा नहीं थे, उनका टूल्स पर इन्हिसार नहीं था, वो टूल्स के ग़ुलाम नहीं थे। अब आज ये हो गया कि आप न सिर्फ टूल्स के ग़ुलाम हैं, उस ग़ुलाम बनने में आप फ़ख्र महसूस करते हैं, और आप जो अब जिस तरह आपने कहा टीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है कि बाज़ असातिज़ा भी जो है वो उसको इस्तेमाल। अच्छा तो इतने फ़नी वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त जामियात में और तालीमी इदारों में, जो कि फ़नी असल में नहीं है, वो तो आयरॉनिक है। उनको हम अपनी जहालत की वजह से फ़नी समझते हैं और हंस देते हैं कि वो गलत पेपर सेट कर देते हैं, और फिर वो चैट GPT के मेयारात पर उनके मार्किंग करवा रहे हैं वो चैट GPT से। तो ये तो बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है, और आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा सारा इल्म, हमारी जो नॉलेज है वो अदर डिपेंडेंट हो गई है, कि वो मेरे पास अब कुछ नहीं है अपना, वो सब कुछ मैं मशीन के सहारे पर ही बात कर सकता हूँ। मैं अगर आपसे बात करना शुरू करूँगा तो मेरी जो है वो असलियत वाज़ेह हो जाएगी। नहीं, ये बात असल में ये है ना कि ये चीज़ देखें, कोई भी शय है ना दुनिया में, अब ज़ाहिर है अब मैं जब ये बात इस डायरेक्शन में करूँगा तो बसा औक़ात लोग ये एतराज़ करते हैं कि जी आप जो है वो एक रिलीजियस नैरेटिव के साथ आकर आप बात कर रहे हैं। अल्लाह को पामर दिए, मोमिन पे भरोसा, मुश्किल ये है ना कि हम यूरोप की मशीनों का सहारा। वो बात ये है ना कि हम जो है वो
हम इसके बगैर तो आगे एक कदम चल नहीं सकते ना। वो जिसे इकबाल ने कहा था ना कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। तो अब अगर जाहिर है कि हम उसके बगैर आगे चल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था और कहा था वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को करामत अता की, शरफ़ अता किया, इज़्ज़त अज़ीज़ बनाया। अब यहाँ दूसरी तमाम अशिया जो थीं वो इंसान की खिदमत के लिए मुकर्रर की गई थी। इंसान खुद अपने हाथ से एक शय बनाए और उसकी परस्तिश शुरू कर दे, तो ये नए ज़माने के बुत हैं ना। बिल्कुल। तो आपको इस काबिल, ठीक है, आपके पास देखें, टेक्नोलॉजी को आपका असिस्टेंट होना चाहिए जी। टेक्नोलॉजी को कभी भी आपका हाकिम और आपका आका नहीं बन जाना चाहिए। ये हो तो गया अगर आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करना छोड़ दें और फिर आपको उसका एहसास भी ना हो, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। तो अब वो समझने, देखें, इकबाल ने जो उस वक्त बातें कही थी, अगरचे हम बहुत अरसे से जो है वो उन अशार को पढ़ के ये समझते थे कि शायद इस दौर के लिए ये कहे गए अशार हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जो शेर था इकबाल का, मुझे लगता है शायद आज से ज़्यादा रेलेवेंट कोई ज़माना नहीं जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। आप सिर्फ साइंस पढ़ा के, आप सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ा के अगर ये समझते हैं कि आप एक शख्स को माशरे के लिए मुफीद बना सकते हैं, फिर आप तो रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, आप मशीन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि साइंस ना आपको जज्बात बता सकती है, ना एहसासात बता सकती है। साइंस तो एक, अगर मैं ज़्यादा जसारत ना समझी जाए, बेहिसी का इल्म है बुनियादी तौर पे। उसमें हिस्स तो मौजूद नहीं है। उसमें से हिस्स निकालने के लिए आपको अपनी इंसानी सलाहियत को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि साइंस का इल्म तो आपको ये समझाएगा कि मिसाल के तौर पर ये 2 और 2 4 होते हैं, या ये चीज़, ये मुशाहिदा है, ये फैक्ट है, ये थ्योरी है इसके पीछे। लेकिन उससे डॉट्स को कनेक्ट करना और फिर उसको ज़िंदगी से रिलेट करना, ये इंसान का काम है। ये कोई मशीन नहीं कर सकती, ये कोई रोबोट नहीं कर सकता। तो अगर इंसान इस बात को नहीं समझेगा तो जाहिर है कि वो न जाने किस सिमत में दौड़ रहा है। अपनी सलाहियतों को जंग लगा रहे हैं ना बच्चे तो ये काम करके। सर, ये जो आपने बात कही कि वो डॉट्स हैं वो जोड़ देगी साइंस, तो उस पर जो हकम होगा फिर क्या वो वही होगी हमारे लिए उस पर? इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब तक जो कुछ भी जाहिर है कि डिवाइन नॉलेज है और डिवाइन गाइडेंस है, उसके बग़ैर अगर आप यानी सिर्फ महज उस इल्म की बुनियाद पर जो कि आपको बज़ाहिर हिस्सियाती उससे माखज़ से आप तक पहुँचता है कि जिनको आप महसूस कर सकते हैं, तो वो वाला इल्म तो नाक़िस इल्म है। जी, एम्पिरिकल इल्म जो है वो तो, तजुर्बाती इल्म जो है वो तो नाक़िस इल्म है। वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप परवरदिगार आलम की तरफ से जो आई हुई रोशनी है, नूर है, उसकी रोशनी में जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये इल्म सिर्फ़ और सिर्फ, जिसे आप कहते हैं ना कि बसा औक़ात इल्म हिजाब अकबर बन जाता है। तो यही वाली कैफ़ियत होती है कि इंसान अगर इल्म को इस रोशनी में नहीं देखेगा, तो हमने तो ऐसे कई अफराद को देखा है जो बज़ाहिर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ गए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो एक मखलूक हैं, उन्हें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गया। और आप देख लें कि ये जो इल्हाद के पीछे बहुत सारी फ़िक्र है, वो यही अपने आप को बहुत कुछ समझ लेना है। यानी जो तकब्बुर और गुरूर है इंसान के अंदर नख़वत है कि मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। तो जब तक डिवाइन गाइडेंस की रोशनी में उसको नहीं परखा जाएगा, उस वक्त तक ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक आप सही रास्ते पर गामज़न नहीं हो सकते। तो खैरत हुई है मकानो ज़मानो मका की ज़ुन्नारी, ना है ज़मान मका ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पहले कि काज़िम उठ के चले आए, हम जो है वो वापस चलते हैं आपके सर वो दौरे तालिब इल्मी में। वहाँ पे सर आपके गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती थी, क्योंकि जब हम 2012-11 में आए तो हमने ये देखा कि एनईडी ने जैसे उस वक्त नया सीखा था कि सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई, कुछ डिबेट का कल्चर हुआ, वो क्या था, वो MUN शुरू हुए। तो और वो बिल्कुल ना आगाज़ था मेरे ख्याल से जब हम लोग आए। उससे पहले वाले बताते थे कि बिल्कुल सन्नाटा था, फिर हमारे जाने के बाद तो काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई। तो जब आप पढ़ रहे थे तो ट्रेनिंग की क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ होती थी? बिल्कुल थी। और ये कि उसमें ज़ाहिर है स्पोर्ट्स वगैरह और मुशायरे वगैरह इस तरह, लेकिन उसमें बस ये था कि ज़्यादातर जो कंट्रोल था ना वो स्टूडेंट्स के हाथ में होता था। वो यूनिवर्सिटी के पास एज सच उसका कंट्रोल नहीं होता था। यानी यूनिवर्सिटी
की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती थी उसके अंदर। अप्रूवल तक होती थी। अप्रूवल तक भी शायद मेरे ख्याल में आप कह लें कि नहीं होगी, बस वो बच्चे जो है वो खुद ही अरेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है कि वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया ना, यानी जब से फ़ाल हुआ ये कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स का शोबा जो है वो जब से फ़ाल हुआ और उसके बाद से जाहिर है उस चीज़ को सब स्ट्रीमलाइन किया गया, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ कि इदारे की सरपरस्ती रहे जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हों उनको, और इदारे को ये मालूम हो कि भाई कौन सा इवेंट कराया जा रहा है, कौन से बच्चों की किस डायरेक्शन में सलाहियतें हैं जिनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो अब मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम यानी पढ़ाना शुरू किया था, कुछ ही अरसा हुआ होगा, तो हमारे डिपार्टमेंट में, पता नहीं आपको शायद ये आपके इल्म है या नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में बाकायदा एक हफ़्ता जो है वो यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का डे मनाया जाता था, सॉरी पूरा हफ्ता मनाया जाता था। कब की बात है ये? मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड ईयर 2000 के करीब की बात बता रहा हूँ। नहीं उस वक्त तो हम हाँ नहीं हमें तो वो स्प्रिंग फेस्टिवल का तो पता वो है। नहीं स्प्रिंग फेस्टिवल तो खैर एक अलग शय है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये हमारे डिपार्टमेंट तक कन्फाइंड एक एक्टिविटी थी कि डिपार्टमेंट में हम CIS की बात कर रहे हैं CIS में, हम, हाँ पूरा हफ्ता जो है वो एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल और एक जो है वो यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, कुछ गेम्स वगैरह होते थे। हमारे टाइम पे तो काजिम नहीं थे ना। ना नहीं वो उसके बाद जाहिर है वो ख़त्म हो गया। जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से भी जाहिर है बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, तो वो एक हफ्ता वो पूरा हुआ करता था, और उसमें टीचर्स की भी एक टीम हुआ करती थी क्रिकेट के अंदर, और उसमें जो है वो हमारे एक सीनियर टीचर थे अनवर साहब, तो वो बसा औकात इस बात पे नाराज़ हो जाते थे कि अगर स्टूडेंट से हम हार रहे हों तो उस पर जाहिर है कि वो चरागपा हो जाते थे कि ये क्या है भाई। तो बड़ा बहरहाल खैर वो एक अच्छा हल्ला गुल्ला रहता था उसके अंदर, और फिर उस हफ्ते के अख्ताम पर एक एनुअल फंक्शन, एक एनुअल डिनर हुआ करता था। हाँ, तो वो एक हॉलमार्क था हमारे डिपार्टमेंट का कि वो पूरा हफ्ता ये एक्टिविटीज़ रहती थी और आखिर में जो है वो एक एनुअल डिनर, एक एनुअल फंक्शन हुआ करता था। सर एक और इवेंट होता था जिसका नाम टेक एलीट था। जी जी। जो कि फास्ट में प्रोकॉम, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा इवेंट होता था क्योंकि उसमें सारे टेक्निकल इवेंट्स होते थे, स्पीड प्रोग्रामिंग और इस तरह के इवेंट्स हो रहे होते थे, जो कि हमने सुना है टेक एलीट NED में पहले हुआ करता था, हमारे दौर में तो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप बच्चों को एक मैराथन पे लगा देते हैं टेक्निकल चीज़ों के पीछे, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई रोबोट्स बना रहा है, कुछ बना रहा है। मुझे एक इवेंट याद है, हमने भी कुछ वो लाइन रोबोट बनाया था आई थिंक, लेकिन बड़े छोटे स्केल पे हुआ था। वो HPCC की लैब जब थी, उसके एक फ्लोर के एक रूम के अंदर। तो इस तरह के इवेंट्स आपको लगता नहीं कि हमारी जो बच्चे हैं उनका एक्सपोजर मार्केट की तरफ और मार्केट का खुद एक्सपोजर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ाएं अगर ये इवेंट्स होने लगे? नहीं, ये इवेंट टेक एलीट का इवेंट जो है ये 4 साल हुआ, और ये 2007 बैच, रादर 2003 बैच जो था, सॉरी 2007 में तो वो ग्रेजुएट कर रहे थे, तो उन लोगों ने इसकी दागबेल डाली थी, और उसके बाद ये यानी 4 साल हुआ है ये वाला प्रोग्राम। लेकिन वो आखिर में कुछ स्पॉन्सरशिप्स और कुछ फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग इस तरह की थी, कुछ थोड़ा बहुत दीदा नादीदा वाक़यात की वजह हाँ, से। तो उस वजह से जो है वो फिर डिपार्टमेंट को ये फैसला करना पड़ा कि उसे हम जो है वो कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि वो प्रोग्राम जो था वो उसका जो है वो स्कोप बड़ा अच्छा था। इवन बाज़ हमारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे थे जिनमें लोग जो थे वो आउट स्टेशन यानी कराची के बाहर से भी लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद टेक एलीट तो नहीं हो पाया, लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर एक, जिस तरह आपने कहा ना, वो एक छोटा एक स्मॉल स्केल कंपटीशन था कैशे के नाम से, वो फिर हमने शुरू किया। वो भी कुछ अरसे तक जो है वो उसको हमने कंटिन्यू रखा। हाँ, लेकिन ये है कि अब कुछ अरसे से जो है वो डिपार्टमेंटल लेवल पर उस तरह की एक्टिविटी नहीं है। वो कुछ जो सोसाइटीज़ हैं और कुछ जो मिसाल के तौर पर एक AI क्लब है, वो लोग कुछ अपने तौर पर एक्टिविटी कर लेते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, और इससे जो है वो बड़ा यानी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को आगे आने में। क्योंकि सर हम लोग हमारे लास्ट ईयर के वक्त हम लोगों का एक ग्रुप बना था जिसमें हम लोगों को टेक एलीट रिवाइव करने का कहा था। तो मैं उस ग्रुप में शामिल था जिसमें हम स्पॉन्सरशिप लेने जाते थे। तो मैं, अब वो कंपनीज़ का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी, आपको पता है वो गोल्डन स्पॉन्सर, डायमंड स्पॉन्सर्स, जो ज़्यादा पैसे देते हैं उसके नाम ही रख देते, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। और मैं जो अभी की लीडिंग कंपनीज़ हैं IT की पाकिस्तान में, उनके पास गया हूँ तो उनका कंसर्न पैसे से ज़्यादा ये होता था
कि हम उन बच्चों से मिलें जो हमारे पोटेंशियल वो एम्प्लॉइज बन सके, या हम उनको कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स दे दें जो वो हमारे लिए करें। वो तो वो आते भी ना FIV Exactly, तो फिर FYP के मौके पर वो उनको तो आना होता है, क्योंकि अगर आपका इवेंट ही वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर तो उनकी प्रेजेंस भी ज्यादा होगी, उनका से भी ज्यादा होगा। बट वो इवेंचुअली ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो कैंसिल हो गया, बट मार्केट लेवल पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए कि वो वापस यूनिवर्सिटीज पिक करें। ये वाले दुख दर्द अभी हम करते हैं, अभी हम लोग कहानी पीछे से दोबारा रिवाइंड कर रहे हैं ना सर। यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स के साथ एक मसला होता है ग्रूमिंग का, कि बात करना नहीं आती और प्रेजेंटेबल नहीं होते इंजीनियर्स। तो आपने फिर कैसे सीखा सब बातें करना, प्रेजेंटेबल होना? NED ने सिखाया या फिर ये जो है वो कसब भी नहीं अताई है? यानी कि वो इसका मतलब ये है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि किस तरह की जो है वो आप किस तरह से प्रेजेंटेबल होने की आप बात कर रहे हैं। देखें, एक उस्ताद का काम तो ये है, एक उस्ताद का काम तो पढ़ाना है ना। तो अब अगर उस्ताद जो है वो बात ना कर सके, गुफ्तगू ना कर सके, तो फिर ज़ाहिर है वो क्या पढ़ाएगा। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है कि वो उनमें ये स्किल्स क्यों डेवलप नहीं हो पाते, देखें उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। अच्छा, अब कुछ किसी हद तक कोशिश की है यूनिवर्सिटी ने कि जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स उनके इम्प्रूव करने की बात की जाती है, तो वहाँ उनकी कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह कराई जाएँ। प्रेजेंटेशंस मस्ट हैं इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर, ताकि वो फेस करें ऑडियंस को, वो अपनी बात कर सकें। लेकिन देखिए, मैं फिर एक दफ़ा यही बात कहूँगा कि जो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा, वो ये है कि हमने बच्चों को ये बात राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, रूट्स के ऊपर नहीं बताई कि असल कमाल जो है ना वो तवाज़ुन और बैलेंस को हासिल करना है। यानी अगर आप नर्ड बन जाएं कोई, अच्छा, इवन टू दी एक्सटेंड में बच्चों को अब जो ज़ाहिर है मेरे लिए कंसर्न है वो ये है कि अब जैसे हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का जो आम तौर पे अब फोकस है वो सिर्फ ये है कि मैं अगर एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ तो दैट्स इट, मुझे फ़लाँ टेक्नोलॉजी आती है, मुझे फ़लाँ फ्रेमवर्क पे काम करना आता है, तो बस ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे अब इससे ज़्यादा आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग टूल तो मिल जाता है। नहीं, लेकिन अब कोई देखिए ना, उनको ये बात हम अगरचे कई मरतबा समझा चुके, उनको ये बात जो है वो कई मरतबा मुख्तलिफ़ तरीक़े से कन्वे करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर या एक कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले का जब वो ग्रेजुएट कर जाए, उसका काम महज प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग इज़ दी एंट्री लेवल जॉब। आपका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका काम प्रोसेसेस, आपका काम फिनोमेना को स्टडी करने के बाद उसको कंप्यूटेबल बनाना है कि आप उसको किस तरह ट्रांसलेट करें कि उसे कंप्यूटर जैसी डम डिवाइस जो है वो सॉल्व कर सके। तो उसको आप इस तरह, यानी उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना, उसका एल्गोरिथम बनाना, फिर उसके लिए ये तय करना कि इसका स्कोप और इसके लिमिटेशंस, इसके कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि आप, वही अगेन मैं बात करूँगा कि आपका जो यानी आपका जो लैंडस्केप है सोचने का और फिक्र का, वो जब तक वो वसी नहीं होगा ना, उस वक्त तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो आप जब अपने आप को महदूद करेंगे महज ये सोच कर के मुझे सिर्फ एक प्रोग्रामर बनना है, अच्छा प्रोग्रामर बन गए, अब आपसे कहा जाए फ़लाँ चीज़ को आप प्रेजेंट करें, लेकिन आपने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि मुझे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुझे किन स्किल्स की ज़रूरत है। तो अच्छा, वो उसके लिए ज़रूरत ये है कि आप यू मस्ट नो योर प्रॉब्लम बेटर देन अदर्स, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिर आप मकसद यू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़, जिसे एम्पैथी कहते हैं हम। अब वो सब बातें जो है वो उसको वो समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है, यानी इस तरह की चीज़ें, यानी जो अब आप यूँ समझ लें, अगर आप ये ना कहें कि मैं कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जो समाजियात का इल्म है, जब तक वो हमें हासिल ना हो, जब तक हम ये ना समझ सकें, अब जैसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ हैं, इंसानी उलूम से मुताल्लिक़ कोर्सेज़ हैं, अगर उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट फ़िलासफ़ी में नहीं है, आप महज ये समझते हैं कि हम सिर्फ साइंस के 1-2 ये यानी प्रोग्रामिंग कर लेने के बाद, मिसाल के तौर पे, अच्छा, इवन अफसोस तो इस बात का है कि अब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से अक्सरियत वो है जिसे मैथमेटिक्स से रग़बत नहीं है। ये आपने ये हैरत है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक तनाक़ुज़ है कि भाई बड़ा मसला हमारा शायद नहीं। और मैथमेटिक्स भी देखिए ना, मैथमेटिक्स को भी वो जिस हद तक समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मैंने ये इंटीग्रेशन कर ली, मैंने ये डिफरेंशिएशन कर ली और बात ख़त्म हो गई, 16 फार्मूले। हाँ, तो ये बस ये है मैथमेटिक्स।
भाई मैथमेटिक्स जो है वो नहीं सर, that's all इंटरमीडिएट में about पढ़ाई logic। भी तो ऐसी जाती हाँ है नहीं सर। चले वो ठीक है, लेकिन देखें जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपको सर कोई यूनिवर्सिटी शख्स में भी ऐसी पढ़ाई गई थी हमको, आप मादरत के साथ। नहीं चले, अगर कोई फर्ज करेंगे कोई शख्स आपके साथ XYZ आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ अहम है, इसको सीख लो, इसको पढ़ लो। मुझे अच्छी तरह याद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोर्स मैंने पढ़ाया कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो जब वो कोर्स ख़त्म हो रहा था, सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, तो मैं ऐसी बात हो रही थी उनसे इन जनरल, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ये जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का तुम कोर्स पढ़ रहे हो, दैट्स डैम क्रिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसको तुम यानी यूँ समझ लो कि दैट्स दी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आप आगे अगर रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा ब्राइट बच्चा था क्लास का, वो कहने लगा सर ये बात तो आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी। तो आप सोचें ना कि यानी अगर आपकी अवेयरनेस इस लेवल के ऊपर है कि आपको यही समझ में नहीं आ पा रहा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अहम है, तो ये जो प्रेजेंटेशन वाली बात है ना, वापस मैं उस तरफ आऊँ, प्रेजेंटेशन में सारा प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए एक तो शायद ज़्यादा प्रैक्टिस के मौके नहीं, एक तो ये वजह है जी, और दूसरी वजह ये है कि लैक ऑफ विलिंगनेस भी है। ठीक है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, जी चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। सर अगर मैं दो तीन बड़ी अहम बातें उठा ली हैं, मैं तुम्हें मैं शामिल करूंगा इस गुफ्तगू में। जो प्रोग्रामिंग वाली बात है, जैसे हम यहाँ पे ऑफ द स्कूल में भी हम बच्चों को हम तो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी नहीं है, हम तो एक इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है और स्किल्स सिखा रहे हैं। इसने यहाँ पे एंड्रॉयड पढ़ाई है, वकास है और भी हमारे जो दोस्त हैं और टीचर्स हैं वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। तो हमारा तो वही माइंड सेट है ना टेक्नीशियन वाला कि भाई बच्चे को काम सिखा दो ताकि वो कमाना शुरू होता है। आपकी बात दुरुस्त है कि यूनिवर्सिटी तो इसलिए नहीं है, वो तो एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव और बड़े होराइजन पे चीज़ों को लेकर जाना चाहती है। हम दोस्त जब काजिम वगैरह हम बैठते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि हम जो 70 स्टूडेंट्स थे उसमें ज़्यादातर को प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। तो अब जिनको प्रोग्रामिंग आती थी वही इमीडिएटली कामयाब हुए। मसलन ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, काजिम ने MBA किया, अभी माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रखे, मतलब काफ़ी लोगों से आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड मनी एंड सारी चीज़ें। तो अब सर यहाँ पर एक डायकोटमी पैदा हो जाती ना कि भाई दुनिया ये कह रही है कि मार्केट फोर्सेस ये कह रही है कि आप तुम प्रोग्रामर बनो, जल्दी से पैसे कमाना शुरू करो ताकि तुम्हें नजर आए कि तुम कामयाब हो रहे हो। आप थियोरेटिकली या आइडियली सही बात कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए। तो ये वेयर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये तो एक बड़ा मसला है। तो इसी में मैं ऐड करूं जो आप पॉइंट बच्चों का वो कह रहे हैं, उसमें आई थिंक अगर उनसे ज्यादती ना हो तो वो एक एक्सपोजर की भी तो कमी है। मैंने कुछ चीज़ें जो IBA में सीखी, उसमें एक बड़ा पार्ट ये होता था कि वो इंडस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स हैं, एलुमनाइज हैं अपने, जो अभी करंटली काम कर रहे हैं किसी ना किसी पोजीशन पे, उनको बुलाते थे और वो होराइजन डेवलप करते थे कि आपको लेट्स से मार्केटिंग के अंदर अब किस जगह पे अपने कदम बढ़ाने हैं, या फाइनेंस के अंदर अब क्या ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आगे आ रही है। तो उनका एक होराइजन बन जाता था। अगर हमारे बच्चों का भी, और हम तो गुजरे हैं इस चीज़ से, बल्कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो कोशिश करते थे किसी तरह प्रोग्रामिंग आ जाए, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग से आगे नहीं पता था। बट व्हेन वी गॉट इनटू द मार्केट, मुझे अभी रियलाइज ये होता है कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये किसी बच्चे को जब हम बताते हैं, क्योंकि उसका होराइजन ही वही है, वो समझता है कि जी प्रोग्रामिंग ही तो है दुनिया में, तो उसको ये बात समझ नहीं आती अनलेस एंड अनटिल लोग उन्हें आके बताएं कि जी वी आर एट दिस पोजीशन और हम इसी IT से ग्रेजुएट होके इस पोजीशन पे हैं, देन दिस इज आल्सो अ वर्ल्ड। अच्छा अब चलें, इसको हम जो है वो अगर हमने सवाल का मुकदमा रख दिया पूरा। नहीं इसको जो है वो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर हैंडल करते हैं। पहले आपके सवाल पर आ जाते हैं। आपने बड़ा दिल जलाने वाला सवाल किया, उसका मैं भी जवाब देता हूँ। देखें, आपने जो कहा ना कि ये एक डाइकोटमी है कि भाई हम जो है वो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाकर हम उन्हें मार्केट रेडी करना चाहते हैं, और फिर आप जैसे यानी मेरी तरफ आपने इशारा किया कि आप जैसे क़दामत पसंद लोग जो है वो ये चाहते हैं कि जनाब उन्हें थ्योरी पढ़ाई जाए और उन्हें जो है वो ज़रा उन्हें विजडम उनके अंदर डाली जाए। तो आप न जाने किस दौर की बातें कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि दरख्त वही खड़ा रह सकता है तूफ़ान के सामने जिसकी जड़ें मजबूत हों। सही बात। अगर जड़ें मजबूत, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटीज़ का काम आपकी उस थ्योरेटिकल फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पूरा कैरियर आगे की तरफ चलता है। आपको अगर यानी अगर आप कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके आप चीज़ों को रिलेट ना कर पाते हों, आपकी लॉजिक अच्छी ना बिल्ड हुई भी हो, तो आप एक टेक्नोलॉजी के बाद जब दूसरी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है, आप वो सीख लेंगे। आप प्रोग्रामिंग के चूँकि आप
आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ गई है। लेकिन आप देखें, अब उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आप जो है वो ज़िंदगी भर टूल यूज़र रहेंगे, आप टूल डेवलप नहीं कर सकते, आप मतलब टूल बिल्ड नहीं कर सकते। हम तो मतलब एज अ कॉम ठीक है भी ना? हाँ, तो ये कंज्यूमर ही है। ये एक मुश्किल रहेगी आपके साथ में। तो बेहतर हो कि अगर आप, ठीक है, आप अगर हम इसको यूं कर लें कि इसे हम 50-50 कर लें, चलें एक बैलेंस कर लें, सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे। ठीक है भाई, हम कुछ इधर से भी पढ़ेंगे, कुछ ये काम भी करते रहेंगे, दैट्स ए गुड मैच। आप जो है वो फिर आगे बहुत अच्छी तरह से आप आगे जो है वो तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके पास जो है वो प्रोग्रामिंग करना सिर्फ आपको आती हो और उस, अच्छा अब होता क्या है, देखें ये वाला सवाल तो एक बड़ा हमारे लिए उस वक्त मुश्किल बन जाता है। मुश्किल से मुराद ये है कि बसा औक़ात ये होता है ना कि जो सवाल पूछने वाला होता है उसके जहन में एक प्री कंसीव्ड आंसर भी होता है अपनी बात का। वो सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा होता कि वो अपनी मालूमात में इजाफा करे, वो दरअसल आपको ये बताने के लिए सवाल कर रहा होता है कि जनाब आप कहाँ खड़े हैं, आप हाँ, वो मसऊल को मफ्तू करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब वो जो है वो अपनी फतह का झंडा जो है वो गाड़ना चाहता है ये सवाल करने के बाद कि भाई मैं तो इंटर किया हुआ हूँ और अभी मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ। अरे सर, अब तो अभी मैं इंटर 2 क्या, लाख कमा रहा हूँ। अब तो रेस ये है कि 8वीं जमात का बच्चा हाँ, जो घर बैठे 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप बताएंगे मैं फिर ये YouTube पे 4 तो साल चलता की है। मैं फिर ये 4 साल की डिग्री करके क्या करूंगा। आप उसको आप लाख समझाएं कि देखो बेटा ये 1.5 लाख ही शायद रह जाएंगे जिंदगी भर, बल्कि कम हो जाएंगे और दूसरी चीज ये है कि इन द लॉन्गर रन आपके लिए सरवाइव करना आसान काम नहीं होगा। आपकी जब तक, वही बात कि आपकी जड़ें, आपकी फाउंडेशंस मजबूत होनी चाहिए। आपको मकसद इट्स ए होल पैकेज रादर देन जस्ट प्रोग्रामिंग, इट्स ए होल पैकेज। तभी तो हम उनको इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें उनको। अब वहाँ बहुत सारे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज में उनका कहना ये होता है ये कोर्स हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस कोर्स की हमें क्या ज़रूरत है। अब ये सारा करिकुलम जो है जाहिर है, फिर वैसे वो थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म हो गई थी जब हम पढ़ रहे थे ना। नहीं अब तो फिर इसी तरह से और भी कुछ वो इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ा रहे थे। नहीं अब वो असल में देखे ना, मुश्किल ये भी हुई ना कि कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के जो अपने कोर्सेज हैं उनकी जगह बनाने के लिए हमें कुछ ये काम करना पड़ा। तो एक तो वहां तो देखिए स्ट्रक्चर एंड डिजाइन भी कुछ पढ़ते थे ना, वो सर फवाद वाला कोर्स, वो भी खत्म हो गया था। हाँ, वो इस तरह के कोर्सेज जब हम आए थे 2012 में, तो पता नहीं क्या फेयरवेल साल था वो कोर्सेज का कि वो हम पढ़ते गए और वो खत्म होते चले वो आपने उस पर कोई अमल ऐसा किया हुआ था कि वो नहीं, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है मैंने दिया। अब जो आपने कहा ना, देखें आपने बहुत दिल जलाया ये सवाल करके। उसकी वजह ये है कि देखिए अब जाहिर है इतना अरसा गुजर जाने के बाद इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे अगर आप ये कहेंगे भाई कभी आप तशरीफ़ ले आइए और बच्चों को कुछ समझाइए, तो चलें एक दफ़ा कहने पर बात नहीं सुनेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पे वो बात मान जाते हैं कि यार अब इतना कह रहे हैं चलो चलते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर सिस्को का CTO आकर खड़ा हो सेमिनार हॉल के अंदर और उसके सामने 5 बच्चे बैठे हुए हों, तो फिर मैं मैंने, अब जाहिर है मैंने तो ये शर्त नहीं लगाई कि आपको मैं नंबर दूंगा, आपको मैं जो है वो टॉफ़ी दूंगा, आपको मैं चॉकलेट दूंगा, आपको मैं कोकोमो दूंगा, ये तो मैंने वहाँ शर्त नहीं लगाई। मैंने कहा भाई आप आना है, आपको मैंने बता दिया कि इसमें आना आपके लिए सूदमंद है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई देखें मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक पढ़ा लिखा शख्स बाहर से आ गया और उसने आपके साथ आकर कोई टेक्निकल बात नहीं की, उसने सिर्फ आधा घंटा आपके साथ गॉसिप्स की हैं, सिर्फ गपशप लगाई है आपके साथ, आप सीखेंगे उससे। यानी आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आते, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अब आप उनसे सवाल करें, अच्छा हम जब कहते हैं, हमसे ये शिकायत करते हैं सर हमारा इंडस्ट्री से इंटरेक्शन नहीं होता, उस वक्त तो बस दिल ये चाह रहा होता है कि यानी ये थोड़ा सा करीब होता सवाल करने वाला कि भाई आप जो है वो जिस वक्त हम अरेंज करते हैं उस वक्त आप गायब होते हैं, कोई मौजूद नहीं होता। अच्छा एक सेशन रखा जिसमें जो स्पीकर थे उन्होंने ये टॉपिक चूज किया था कि IT इंडस्ट्री में कितने डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं एक जॉब करने वाले के। अब आप मुझे बताएं क्या ये चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए? बहुत अहम है। गायब थे लोग। नहीं, तो बच्चों से शिकायत है हमारी कि हमारे वक्त में इतनी चीज़ें नहीं थी, अगर अब हो रही हैं और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बल्कि उनका नुकसान है, आपको तो पता है कितने रोल्स होते हैं। हाँ, ये चलें हम भी सीख रहे हैं बैठ कर के कितने रोल्स होते हैं, लेकिन भाई साथ में आप भी आकर सीख लो। अच्छा हमारी बात को तो जाहिर है कि बसा औकात वो ये कह कर के जनाब, अब मुझे वैसे ये बात याद आ गई कि मुझे ये कि भाई शायद ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना हो
कि भाई एक शख्स ने जो है वो किसी जगह पर 30 साल गुजार दिए हैं, इसको तो लोग एक सॉर्ट ऑफ साइन ऑफ फेलियर समझेंगे कि भाई आप जो है वो एक ही जगह रह गए, आप ना स्विच कर सके ना कहीं और जगह जा सके। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप में वाकई कोई सलाहियत और अहलियत होती तो आप कहीं बाहर चले जाते, वहाँ जाकर आप कुछ कर लेते। तो ठीक है, मुझे इससे इनकार नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से आपको जवाब देना चाहिए इस बात का, जवाब देना चाहिए इस बात का। नहीं देखिए, इस बात का जवाब तो मेरी नज़र में तो सिर्फ यही है कि इसमें ये एनईडी की मेहरबानी है अल्लाह के फजल से कि उन्होंने मुझे इतने अरसे तक बर्दाश्त किया है। वरना ये मेरे लिए तो कोई यानी ज़ाहिर है फ़ख्र की बात एक आदमी के लिए क्या होगी कि वो जो है वो 30 साल एक जगह। अच्छा, मैं आपसे बेहतर जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। बेहतर नहीं, देखे ना बात सारी ये है कि इसमें तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा देखे ना आपने, वो देखें वो जो पढ़ाना है ना वो एक पैगम्बराना जज्बे के साथ, अगर बेलौसी के साथ इस ज़माने में आप जैसे लोगों को देख के तो हम सीखते हैं। और वैसे वाक़तन के ऐसे वक्त में जब हम सब कुछ ही हमारे लिए मादी नेमतें और मादी दौलत है, तो आप जैसे लोगों की वजह से ना हमारे अंदर भी वो एक जरा चिराग जलता रहता है कि नहीं भाई, कि इस दुनिया में इतना भी दिल ना लगाएं और इतना भी मालो मता जमा करने की कोशिश ना करें, कोई अच्छा काम जो भी जिस हिस्से का कर सकता है। जैसा ये मतलब काजिम और कितने दोस्त हमारे ऑफ द स्कूल में इसीलिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना कि हमें जो अल्लाह ताला ने दिया है हम लौटाएं। आप तो मेरे ख्याल से सुबह से रात तक यही कर रहे हैं, मतलब हम तो जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। बात ये है ना कि आप चलें, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी पिछले सेमेस्टर की बात है, पिछले जो अभी बैच पास आउट हो गया, जब उनके सामने बात हो रही थी तो मुझसे ऐसी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपको पढ़ाते हुए कितने साल हो गए। तो मैंने बताया इस तरह से 29-30 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि अच्छा सर, तो कभी यानी जो है वो आप कहीं और जो है वो जॉब का यानी उसके कहने का मतलब ये था कि कहीं और जॉब नहीं मिली जो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो होता ही है। अच्छा हुआ क्या, देखिए ना, अब ये वाली चीज़ ऐसी है, ये भी ज़ाहिर है ज़रा थोड़ा सा एक दिल जला टॉपिक है कि आपने पढ़ाना शुरू किया, आपको पढ़ाने का शौक़ था। अब लोग एक तो पहले किसी को यही समझ में नहीं आता पढ़ाने का शौक़ क्या होता है, यानी पढ़ाने का भी किसी को शौक़ होता है। तो अब ज़ाहिर है ये उसको समझ में नहीं आ सकती, जिसको है पढ़ाने का शौक़ वो समझ सकता है कि अच्छा हाँ ठीक है, पढ़ाने का भी कोई शौक़ कोई चीज़ होती है। चलें भाई, पढ़ाने का शौक़ है। हमारे एक जानने वाले थे, जब उनको पता चला कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है तो उन्होंने उस पर तबसरा किया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मैंने कहा चलें खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो अब पढ़ाने का शौक़ एक तो ये किसी की समझ में नहीं आए, और दूसरी चीज़ ये कि वो ये कहें कि भाई ठीक है इतने अरसे, अब कुछ अरसे पढ़ा लिया, अब उसके बाद जो है वो उस शौक़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि ज़ाहिर है ये मेरे ख़्याल में शायद हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप ये कहें कि मैं इस चीज़ का शौक़ पैदा करना चाहता हूँ, मेरे ख़्याल में ये ज़रा मुश्किल काम है। शौक़ तो आपको यानी टीचर्स जो होते हैं या जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके लिए एक चीज़ ज़रूरी, ज़ाहिर है जिस तरह से हर किसी भी फ़न के अंदर होता है कि ये चीज़ जो है वो टीचर्स आर बॉर्न, आप टीचर्स आर नॉट मेड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी शख्स से कहेंगे हाँ भाई आप जो है वो उस्ताद बन जाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने उस्ताद से ज़्यादा उस्ताद बनते हुए देखा। वाह, उस्ताद तो ये हो जाता है, कहते हैं काज़िम उस्ताद आती थोड़ी बहुत आती। अच्छा सर, देखें ना इंसान की अगर आप कुल मतलब एक वजूदी हैसियत देखें तो हम क्या कर रहे हैं। एक जनरेशन आती है, वो अपनी नॉलेज पास ऑन करके चली जाती है, अपनी जीन्स पास ऑन करती है अगली नस्ल को। तो उस्ताद का तो रोल सबसे अहम होता है माशरे में। अब वो अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि जब वो इटली में बतौर उस्ताद पढ़ाते थे तो उनका चालान हो गया, तो वो चालान भरना भूल गए, वो कहीं कपड़े में धुल गया या क्या हो गया। तो वो जब वक्त ज़्यादा गुजरा तो उनको कोर्ट से नोटिस आ गया। वो जब वो कोर्ट बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई ये गलती हो गई है, तो पूछा जज ने कि आप क्या करते हैं, कहा मैं उस्ताद हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबको खड़ा कर दिया कोर्ट के अंदर कि भाई टीचर इज़ इन द कोर्ट। तो हमने देखा है अब दुनिया के अंदर कि वही उन्हीं कौमों ने तरक्की की है, वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की। यहाँ तो सर आलम है कि आप बता रहे हैं 75 रुपये वाली बात। मैं जब लंदन में पढ़ रहा था तो एक दफ़ा हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सोशल साइंसेस के, दिवेश आनंद, वो उनके पास थे। तो मेरे एक टीचर थे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ाते थे, उम्मीद वो टर्की के थे। तो वो आए, उन्होंने बताया कि भाई कि एक रिसर्च आई हुई है उम्मीद साहब आप करेंगे। और रिसर्च क्या आती है कि लंदन की एक गली के चंद मकानात, पता है ऐसी छोटी सी गली है, वहाँ पर कोई माफिया वाफिया का मसला था। तो वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उस पर कोई रिसर्च करनी थी, तो उनका उस पर ग्रांट भी मिलेगी आपको। तो मैंने जहन में सोचा कि 2-3 हज़ार पाउंड की ग्रांट होगी इसकी। तो उन्होंने बताया नहीं, इसकी 60,000 60,000 पाउंड आपको ग्रांट मिलेगी। कोई एक हफ्ते का काम है,
आप जाएँ इंटरव्यूज़ करें और उसकी फाइंडिंग जो रिसर्च वगैरह का तरीका होता है, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पर उस्ताद को किस तरह से देखा जाता है, कैसे इज़्ज़त है और कितना उसको मतलब फ़ायदा भी दिया जा रहा है उसके पेशे का। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, ना पैसे हैं, ना इज़्ज़त है। लेकिन मेरा ख़्याल से वो जो बच्चे ने सवाल किया था, शायद उसके ज़हन में यही हो कि जब आपको ना पैसे मिलते हैं उतने, ना इज़्ज़त मिलती है और लोग अलग ताने देते हैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते इस काम को? नहीं, अब तो ख़ैर देखें, अब तो सूरत हाल बहुत तब्दील हुई है उस वक़्त के मुकाबले से। यानी अगर आप कंपैरिज़न करें जिस वक़्त हमने पढ़ाना शुरू किया, तो अभी भी सर कम है ना। देखिए आपके, अब आप मुझे बताएं ना, आपके माशाल्लाह से हज़ारों शागिर्द हैं और वो दुनिया भर में कमा रहे हैं पैसे, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि आईटी में तो अब तो बूम आया हुआ है। तो उसके मुकाबले में तो पीनट्स भी नहीं है जो पढ़ाने वालों के लिए। खैर चलें, उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे। अगर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बचकाना बात हो जाएगी कि मैं ये कंपेयर करूं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं और मैं। असल में अब यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम तरक्की का पैमाना क्या बनाएंगे या कामयाबी का पैमाना हम क्या बनाएंगे। देखें, कामयाबी का पैमाना अगर फ़र्ज़ करें कि मैं, अब जैसे आम तौर पे हम देखते हैं, हम कामयाबी का पैमाना ये बनाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपको 200 रुपये जो है वो इन रिटर्न मिल गए, तो ये कामयाबी हो गई आपको। 100 रुपये लगाए और 100 रुपये मिल गए तो भी आप ये कहेंगे कामयाबी तो नहीं हुई, ये तो कॉस्ट कवर हो गई आपकी, नुकसान है ना। हाँ, टाइम ज़ाया हो गया, ये सही है, कारोबारी बात तो ये है। यही है ना। अब ज़रा इसको इस एंगल से देखें कि मैं दुनिया में अपना वक्त लगा रहा हूँ, मैं अपनी उम्र लगा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी लगा रहा हूँ। इसके बदले में जो चीज़ मुझे मिल रही है, रुपया, पैसा, ज़िंदगी की आसाइशें, ज़िंदगी का मालूमता, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वक्त, जो उम्र, जो ज़िंदगी मैंने लगाई, उसके रिटर्न में जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मेरी ज़िंदगी, मेरी उम्र और मेरे वक्त से ज़्यादा कीमती है? अगर वो ज़्यादा कीमती है तो मैं कामयाब हूँ। मेरे ख्याल में कोई अक्लमंद इंसान, कोई ज़ीशऊर इंसान, अब इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो एक बिल्कुल इंसानी अक्ल का फैसला है, नेचुरल सी बात हाँ, है। एक इंसानी अक्ल का फैसला है कि वो ये कहेगा कि नहीं, जो ज़िंदगी आप लगा रहे हैं, जो वक्त आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा कीमती है उसके मुकाबले में जो चीज़ आपको मिल रही है, ज़िंदगी का मालूमता, पैसे, आसाइशें और सहूलतें, वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो फिर तो ये कामयाबी नहीं हुई। तो इसका मतलब है जब मैं वक्त लगाऊं, जब मैं अपनी ज़िंदगी लगाऊं, जब मैं अपना टाइम, एनर्जी लगाऊं, तो रिटर्न में कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो इससे कहीं ज़्यादा कीमती हो। तो हमारे नज़दीक तो कामयाबी का मेयार यही है। अगर कामयाबी का हम वो मेयार रख लें जो मादा परस्ती के तनाजुर में है, तो फिर दायरा है, फिर तो शायद हम जैसे अफराद नाकाम हैं। मेरे ख्याल से इस बहस को समेटते हुए एक बात ज़रूरी होगी, और तुम भी इसमें शायद ऐड करो, कि ये तो आपको अल्लाह ने शौक़ दिया, हम तो गवाह हैं कि माशाल्लाह जैसे आप पढ़ाते हैं, और कुछ हमने और साथीज़ा देखे, मिस मारिया वक्कास को देखा हमने, मिस ज़रीन को देखा, और भी टीचर्स को। मैं तो अच्छा, इनके जैसे ये आपने अभी 2 असातिज़ा के नाम लिए ना, मुझे पसंद है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा कर निकला, तो ये बात होगी। अच्छा, मिस ज़रीन तो मुझसे ज़ाहिर है जो है, डॉक्टर ज़रीन बहुत जूनियर हैं, बहुत ज़्यादा जूनियर हैं, और ज़ाहिर उनको पढ़ाया है। तो अच्छा, अब ये तो बहरहाल खैर देखें, मुझे बाज़-औक़ात बहुत ये बात सोचकर और कभी ख़याल करके मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ कि बाद ऐसे अफराद, यानी इतने ब्राइट लोग, वो ज़ाहिर है मेरी क्लास में आकर बैठे। अब मैं ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है कि ये मेरे कभी स्टूडेंट्स रहे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये किस तरह कहूँ कि ये इतने ज़हीन लोग, इतने बासलाहियत लोग, ये कैसे मेरे स्टूडेंट्स हो सकते थे। लेकिन शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपकी बात नहीं हो रही। तो वो आप दिल जलाने वालों मैं निकला क्लास से, डॉक्टर ज़रीन, एक बच्चा आया मेरे पास भागता हुआ और उसने ये कहा कि सर आप डॉक्टर ज़रीन के भाई हैं। तो मैंने कहा कि क्यों भाई? कहेंगे आप उन्हीं की तरह पढ़ाते हैं। अब बोलते भी वैसे हैं। तो आप उन्हीं की तरह पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार खैर ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स। मैं जो तो वो ये बहरहाल बड़ी एक वो होती है आपके लिए, एक तमानियत की बात होती है, एक इत्मीनान होता है कि जो लोग जो है वो आपके सामने कभी क्लास में बैठे हुए थे, अब वो अगर पढ़ा रहे हैं और आपसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो एक उस्ताद के लिए ज़्यादा और कोई बड़ी कामयाबी की बात है। सर वो तो अच्छा पढ़ा रहे ना, वो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती ना कि वाक़तन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब किसी भी वजह से पढ़ाने के शोबे में आ जाते हैं, वो उतने अच्छे टीचर नेचुरली नहीं होते हैं, या उनको ये फ़न नहीं आता, या उस पर मेहनत नहीं करते हैं, या बस वो एक मजबूरी में पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ से जो फिर वो दिलों में बच्चों की तरह तंगी पैदा होती ना कि यार ये लोग, अब वो फिर उसी तनाजुर में बाकी लोगों को भी देखना शुरू करते हैं, गो कि उसके अंदर अपनी भी नाकामियाँ और अपनी भी, जिसे कहते हैं एफर्टलेसनेस का ज़्यादा हाथ होता है। तो ये भी हमने देखा खासतौर पर फिज़िक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, कि वो इंटरमीडिएट
वाले ही माहौल को जिस तरह से एनईडी में रेप्लिकेट किया गया, वो हमारे लिए बड़ा जो है वो तकलीफ देता। खासकर हम, मेरे लिए, और मुबशिर भी इसमें पार्ट है क्योंकि हम ओ लेवल से आए थे और हम 3 लाइन का आंसर लिख के बोलते थे हमारा आंसर हो गया, लेकिन जब हमें फिजिक्स का पेपर यहाँ पे लिखना पड़ा तो ये जुमले हैं कि तुमने हेडिंग सही नहीं बनाई थी, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स कटे। तो ये भी हमने फेस किया। ये सर ये मसाइल है, मेरे ख्याल से आप सब मुस्कुराना चाह रहे हैं, इस पर कमेंट नहीं करना चाह रहे तो हम छोड़ देते हैं इन बातों को। अच्छा चलो मुतफर्रिक सर सवालात आखिर में आपसे करते हैं। एक तो साहब ने, किसी ने वो पूछा था फेसबुक पे, हमने सवालात मांगे थे कि क्या पूछना चाहते हैं कि आप इतना बोर्ड पे अच्छा कैसे लिखते हैं, आपने बचपन में क्या तख्तियाँ लिखी थी? नहीं वो बस पता नहीं, मुझे तो खैर इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो ये बात क्यों पूछ रहे हैं, बस जो जिस तरह से लिखना चाहिए उस तरह से शुरू कर देते लिखना। नहीं वो ये होता था कि कुछ असातिज़ा वो इस तरह से लिखते थे कि जैसे डॉक्टर्स लिखते ना, तो वो समझ ही नहीं आता था। अब क्या आप लोग वो स्लाइड वगैरह पे पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लगा के? नहीं, मैं तो देखिए चूंकि पुराने ज़माने का आदमी हूँ, इसलिए मैं स्लाइड पर मेरा तो यानी मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइड पर जो है ना वो अक्सर चीज़ें स्लाइड हो जाती हैं। तो बेहतर होता है कि आप बोर्ड इस्तेमाल करें। कम असातिज़ा रह गए हैं जो बोर्ड इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं, तो कम से कम उस रिवायत को। अच्छा अब आप देखें ना, यानी अभी तो फ़िलहाल आप ये बात कर रहे हैं ना कि अब आप देखें अभी जो बड़े सीनियर प्रोफेसर्स हैं दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज़ के जिनको आप मिसाल के तौर पे पेश करते हैं, वहाँ आप देख लेंगे वो जो लेजेंड्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स मेथड से पढ़ाते हैं। तो बात ये है कि असल में देखें ना, आपकी अगर जो है वो पेडागोजिकल स्किल्स, या जिसे आप उर्दू में कह लें फ़न तदरीस जो है, उसमें आपकी महारत है, तो आपको ये समझना चाहिए कि पढ़ाना जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में कुछ उंडेलने का नाम नहीं है पढ़ाना। क्या बात? ये अंदर आपके एक स्पार्क पैदा करने का नाम है, अंदर आपकी न्यूरॉन्स की सेटिंग को एनर्जाइज करने का नाम है, और ये इंडक्शन से हो सकता है। यानी इंसान का जो एक इंसान की शख्सियत का एक ऑरा है ना, वो दूसरे के अंदर ये अंदर ही एक चश्मा जारी कर सकता है फैज़ का, वरना तो बाहर से कोई चीज़ नहीं उंडेली जा सकती कभी भी इंसान के अंदर। ये मुश्किल है। एक सर सवाल हमारे दोस्त, वो उन्होंने पूछा था कि आप मगरिब वालों से नाराज़ बहुत रहते हैं। वो पिछला पॉडकास्ट भी आप लोग जो देखना चाहें देख सकते हैं, सर का मौजूद है, तो उसमें आपने मगरिब पे कुछ शब्बो सतम कर दिया था। तो वो मगरिब से नाराज़गी की क्या वजह है? भाई मगरिब से नाराज़गी की वजह जो है वो ज़ाहिर है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आप ज़िंदगी को जिस एंगल से देख रहे हैं, वो अगर एंगल आपका महज ये है कि आपको आपकी जेब में बहुत सारे पैसे आ जाएं तो आप कामयाब हैं, तो ज़ाहिर है कि ये तो मैंने आपको दलील दी उसकी कि अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके वक्त से बढ़कर कोई शय है जो आपको मिल गई है, तो ठीक है, फबेहा आप उसमें आप कामयाब हैं। लेकिन सर हमारे पास भी जवाब में बस वही होता है ना, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। तो हम भी मुसलमान या जो अहले मज़हब है वो दुनिया में कुछ करके दिखा नहीं पा रहे ना अमली तौर पर, कि हम ये कहें कि भाई ये मज़हब है और ये इसके बरक़ात हैं, देख लो। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इस किस्म के लोग जो है वो उनका हो गए हैं और मौजूद नहीं हैं इस तरह के लोग। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है ये वाली एक मुश्किल दरपेश है कि उस तादाद में इस किस्म के अफराद मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हैं तो सही जो ये काम कर रहे हैं इस तरह। उनका का मतलब होता है नापैद हो गए हैं। शुक्रिया। ट्रांसलेटर, वो कंपाइलर और ट्रांसलेटर पढ़ा था हमने। सर तो एक बात बताएं, जैसे अभी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो मार्केट में एंटर होने वाले हैं, हम लोग, मुझे अपने दौर में याद है जब हम 2015 में ग्रेजुएट हो रहे थे, तो हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती थी, एक तो सीधी सी ये होती थी कि कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट तो होता नहीं था, लेकिन जॉब पे भी जो हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन होती थी वो 2015 में जो थी वो आज भी बच्चों की वही चल रही है। लेकिन जो मार्केट और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, वी आर वे बियॉन्ड दैट सैलरी जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। मुझे याद है कि हमारे दोस्त आके अपनी सैलरी बताए, वो 30 से 60 की रेंज में जब होती थी ना, तो हम उनसे खाना पीना पार्टी वगैरह करते थे। आज जब बच्चा मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि काजिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना 30,000 की नौकरी लग गई है इंजीनियर बनने के बाद, तो वो बड़ा मुझे डिप्रेसिंग सा लगता है कि आज हम 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इस दौरान अभी भी मार्केट की कंडीशन वही है कि वो बच्चा 30,000 ही कमा रहा है। अब यहाँ पे हमको कारे खैर की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो ये कि हम ब्रूटल कैपिटलिस्टिक मार्केट की बड़ी रियलिस्टिक एक नहीं इसमें अब पता नहीं, बहरहाल जो आप 30,000 की बात मुझे बता रहे हैं, अब तो सिचुएशन ये है कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं वो ऑन एवरेज 30,000 उनको मिल जाते हैं, और जो जॉब पर जाने वाले, देखिए अब इसमें ये भी तो बात है ना कि कुछ आपके अपने स्किल सेट का भी है इशू,
कुछ बाज़ औक़ात ज़ाहिर है हम तो उसको इस एंगल से भी देख रहे हैं तो होते हैं कि ज़ाहिर है कि अल्लाह की हिकमत और मसलहत भी कुछ आपके लिए होती है कि आप बाज़ औक़ात इतनी जल्दी जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे होते, कुछ टाइम लग रहा होता है आपको। लेकिन इन जनरल इस वक्त मार्केट एटलीस्ट जो कंप्यूटर साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी लुक्रेटिव हैं, यानी ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं, जो है वो कंप्यूटर साइंस में तो सर फिर मिल जाती हैं। हाँ बाकी जो फील्ड है उसका आलम तो ये उसका है बाहर कि तो वो मुझे लोग अंदाजा बेचारे नहीं है। प्रोग्रामिंग सीख के जॉब कर रहे हैं। हमारे पास वो हम्म, समी सुल्तान आए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बड़े परेशान रहे, 6 साल ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान रहे, फिर वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी डोमेन में मास्टर्स कर डाला, वो फिर भी परेशान रहे। वो क्या, उसके बाद फिर मैंने आईटी की तरफ देखा और अल्लाह से तौबा की, फिर मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, उसके बाद फिर मैं वो टाटा ग्रुप में चले गए और मसला काफ़ी सेटल हो गए वो। तो ये जो प्रोग्रामिंग के बाद मैं माजर दोबारा से तो लेके सर आ गया, लेकिन ये हो ये रहा मार्केट में। लेकिन जो हमारे जैसे बच्चे हैं उसमें भी एक हम लोग जो क्राइटेरिया जो हमने नोटिस किया था, क्योंकि हम कोई 4 जीपी वाले बच्चे नहीं थे और मैं उसी एंगल से बात कर रहा हूँ कि हमारे जो वो 3 एंड अबव वाले बच्चे होते थे, क्राइटेरिया यूजली उन्हीं पे सेट होता था कि देखो उनकी भी तो 70,000 की नौकरी लग गई, 90,000 की नौकरी लग गई। लेकिन जो पीछे बच्चे हैं और वो मेजर चंकी हो जाता है, वो फिर मार्केट में अभी भी उसी सिचुएशन पे रहते हैं। सेकेंडली जो हमारी आगे की प्लानिंग होती है, लाइक वो जो आफ्टर ग्रेजुएशन करियर के अलावा क्या करना है, मास्टर्स करना शादी। है, एमबीए करना है तो उस हवाले से भी क्या आजकल क्या मतलब बच्चों का माइंडसेट है, वो क्या किस तरफ डायरेक्शन उनकी जा रही है? क्या यूजुअली आजकल तो यही सुनने में आता है बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज़ द माइंडसेट? क्यों हमारे वक्त तो बड़ा रिलैक्स माइंडसेट था, हमें बड़ी सुकून से नौकरी मिल जाती थी, बैठ जाते थे। भाई देखें, मार्केट में जॉब्स तो हैं अच्छी, अभी लोग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अब ज़ाहिर है मेरे पास जो इंडस्ट्री से लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कुछ जो है वो आपके पास से ग्रेजुएट्स मिल जाएं, तो मेरे पास ज़ाहिर है इसलिए नहीं होते कि जिससे भी बात करो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होता है। और स्पेशली फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते लोग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा, अब उसमें ये भी होता है जिसकी जॉब फ़र्ज़ कीजिए फॉर सम रीजंस, फॉर सम ऑड रीजंस उसकी जॉब नहीं लगी, तो वो अब एक डिप्रेशन की कैफियत में चला जाता है कि भाई सब जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों जॉब नहीं कर रहा, सबकी शादी हो गई तो मेरी शादी क्यों नहीं होगी। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये मैं काज़िम सर मतलब आप तो सीरियस हो गए। डोंट टेक इट पर्सनल। तो अब वो जो है बहुत चीज हो गई सर, ये हर हफ्ते सऊदी जाते हैं। नहीं अच्छा, वो शादी की बात की, सॉरी नहीं खैर वो इसको सबकत लिसानी कहते हैं ना, सही। इसको जो है वो इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब वो हुआ ये कि बच्चों को ठीक है अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब लेने के बावजूद वो जिस तरह आपने कहा ना, उनके जहन में जो चीज़ बैठी हुई है वो ये है कि तरक्की नहीं हो सकती जब तक मैं ये मुल्क छोड़ के चला ना जाऊँ। सही नहीं कहते सर। मिसाल के तौर पे मैं चाहे मैं यूरोप चला जाऊं, चाहे मैं अमेरिका चला जाऊं, अफ्रीका चला जाऊं, वहाँ लेकिन ये कि मैं जाके पाकिस्तान से चला जाऊं। बर्तन धो लूंगा जाके वहाँ पे। हाँ यानी अब बहरहाल ये इस चीज़ को आप सर एक यानी ना ये सिर्फ माइंड उस्ताद का कंट्रोल करना काम हमारे नहीं है, से इट्स जैन ओवरऑल सिस्टम, जो कि जब तक देखें ना, जब तक उस पूरे सिस्टम में चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, खाली एक उस्ताद क्या इस सिलसिले में रोल प्ले कर सर सकता है। जैन जी में तो जो हम बच्चों से बातें सुनते हैं ना, तो मुझे लगता ही है कि इनका तो जहन बन गया है कि तरक्की और कामयाबी यही है कि पाकिस्तान से निकल जाए, किसी भी दूसरे मुल्क पहुंचकर वहां पर जाकर हम अपने पॉवर्टी सर्किल से या साइकिल से या फिर इससे निकल सकते हैं। अब ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो जो क्विक सर सवाल आते हैं वो हम कंप्लीट कर लें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था कि एनईडी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर क्यों नहीं बनते, यानी कि एमबीबीएस क्यों नहीं करवाते आप लोग? वो पीएचडी करा देते हैं ना, तो उससे डॉक्टर बन जाते हैं। चलिए, तो पीएचडी करने के बाद तो उनका खुद इलाज वो करने के काबिल नहीं होते ना। नहीं वो फिर गोली तो दे सकते हैं। अच्छा सर, आप एक बड़ा पर्सनल सवाल आपके लिए आया कि आप क्या अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बन रहा है। बन रहे हैं वो? हाँ। अच्छा, ऑलरेडी तो एनईडी में उसी डिपार्टमेंट में है अच्छा, आपके हमारे। सीआईएससी हाँ, जी, पढ़ जी, रहे हैं। सर अगर सीआईएस के अंदर आपको कोई एक चेंज करना हो, अभी आपको पावर मिली हो, क्या करेंगे? सीआईएस पे भी और एनईडी लेवल पे भी। भाई ये तो आपने एक ऐसा सवाल किया ना मुझसे कि ये नहीं सर, आप वो ये घर पॉलिटिकल से या लिख के वो लेके आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ना हो, मतलब हाँ। एजुकेशन वाइज ही हो या कुछ। देखें, मेरे ख्याल में जो चेंज करने की ज़रूरत होगी ना, वो ये होगी कि यानी जो हमारे टीचर्स हैं ना, जो यंग टीचर्स हैं, उनके लिए यानी उनको ये बात बताने की, उनको ये बात समझाने की, और बसा औकात मेरे ख्याल में तो मज़ीद यानी इवन जो अभी इस वक्त मिड ऑफ कैरियर में हैं, उनको भी ये बात बताने की ज़रूरत है कि देखें टीचिंग जो है ना वो इस कदर डिमांडिंग प्रोफेशन है
कि उसमें आप को यूं समझ लें कि बस ज़ाहिर है कि आपको ऑलमोस्ट अपने आप को फ़ना करना होता है। उसके बग़ैर जो है वो जिस तरह इकबाल ने कहा था ना कि नक्श हैं सब ना तमाम खून जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बग़ैर, तो वो काम आप कर नहीं सकते। मोज़ाए फ़न की है खून जिगर से नमूद, ये काम आप कर नहीं सकते बग़ैर अपने आप को यानी जिसे वो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। तो बात ये है कि ये काम तो इन्हें समझना चाहिए। अब ये कलंदराना काम है, ये बात है, और इसमें फिर आपको ज़ाहिर है कि सेक्रीफाइस करने की, और सिर्फ ये नहीं कि आप ये समझ लें कि स्टूडेंट्स को आपने कोर्स से मुताल्लिक़ पढ़ा दिया तो आपका काम ख़त्म हो गया। आपको ज़ाहिर है कि एक ओवरऑल पैकेज उनको देने की ज़रूरत होती है। अगरचे आजकल स्टूडेंट्स इस बात को शायद पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन सर उसमें कहते भाई आप क्या इधर उधर की बातें करने में लग गए। उस्ताद की अपनी शख्सियत, उस्ताद की अपनी जो शख्सियत होनी चाहिए ना, उसका मुताला हो, उसके ज़िंदगी के बारे में कुछ नज़रियात हो। मतलब हमने आपसे पढ़ा तो हमें आपकी क्लास में हालांकि लॉजिक पढ़ते थे, लेकिन नज़र आता था कि आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई नज़रिया है आपका, कि जिसको आप लिव करते हैं, जिसको आप प्रोपोगेट करते हैं। आपका जिस हद तक मुझे याद है ना, जो चेहरा मेरे जहन में आता है जब आप क्लास में बैठे होते थे, मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड रो होती थी जिसमें आप होते थे, और कुछ दरमियान में होते थे, और जिस तरह टिकटिकी बांधकर आप मुझे देख रहे होते थे, और मुझे ये लग रहा होता था कि ये कोई वाकई साइंसदान इंसान है। इस कदर संजीदगी इनके चेहरे पर हुआ करती थी, और इस कदर लग रहा होता था कि एक मजजूब वाली कैफियत है। लेकिन ये कि बाद में जब आप छोड़कर चले गए, मैंने कहा ये शायद ये उसका शाखाना था कि जिस तरह से नहीं, मैं आपके कोर्स में पढ़ाई के अलावा जो बातें थी वो बहुत गौर से सुनता था कि जिंदगी के बारे में, तभी तो देखें ना सर, जिंदगी के बारे में इतना कुछ सुनने किया। आखिरी सवाल सर आपसे, जो हम हर दफ़ा पूछते हैं, और मेरे ख्याल से हम आगे भी 40-50 साल तो पूछते रहेंगे इंशाल्लाह, कि आपको हर बैच में पढ़ने वालों के रोल नंबर कैसे और क्यों याद होते हैं? अभी भी वो हुआ कि मैंने वो गलत रोल नंबर लिया, आपने कहा नहीं उसका तो रोल नंबर ये था, ये कैसे सर? ये अच्छा खैर ऐसा नहीं है कि सबके रोल नंबर याद हैं। किशोर नाहिद का कोई शेर मुझे याद आ रहा है कि ये हौसला तुझे महताब जा हुआ कैसे, कि खुद को साए से मिन्हा किया, बता कैसे। मतलब भाई बात ये है कि सबके रोल नंबर्स तो बहरहाल जाहिर है, ये तो खैर नहीं, ज्यादातर के तो याद होती हैं। हाँ, यानी नहीं, अब जाहिर है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनसे खास ताल्लुक रहा, काजिम से जैसे मिसाल के तौर पे, तो अभी कुछ डेटाबेस में ग्लिच तो आती है कि 124 बन जाए, लेकिन ये कि बहरहाल हाँ वो अब पता नहीं, बहरहाल बस रहता है। जब आप देखें ना, ये चीज़ है कि अगर आपका कनेक्शन है ना स्टूडेंट्स के साथ में, और इफ़ यू वैल्यू देम, इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई है कि अब हम वक्त के एक ऐसे मकाम के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ हम ये सोच रहे होते हैं कि तालिब इल्म भी जो है वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अब देखें ना वो तमाम अक़दार बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं कि अब उनके नज़दीक जो है वो उस्ताद का काम जो है वो बस ये है कि उसने क्लास में आकर चंद एक बातें समझानी हैं कोर्स से मुताल्लिक़ और चले जाना है। उसके बाद ना वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, ना वो शायद इस चीज़ को मेरे ख़्याल में अप्रिशिएट करते हैं कि कोई उनको ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई उनको कोई ऐसी चीज़ बताए कि जो उनको इस किताब से हटकर कुछ चीज़ों को रिलेट करने में उनको हेल्प कर सके। तो बहरहाल वो कनेक्शन लूज़ तो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, लेकिन ये कि बहरहाल अगर एक उस्ताद जो है वो अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू करता है तो उसको कुछ याद रह जाता है, उसकी याददाश्त में रह जाता है। एक जो है ना वो वाइल्ड एंट्री क्वेश्चन है, वो मुझे अजीब सी वजह से याद आया, वो वजह छोड़ देते हैं। आपने CIS में पढ़ाया तो कुछ कामयाब शादियां आपको याद नहीं होंगी जो आपके तलबा तालिबात में हो गई? हाँ, इस तरह की तो बहुत सारी हैं। या अब ज़ाहिर यहाँ बता देना जो है वो शायद मुनासिब ना हो, लेकिन ये बहुत सारी शादियाँ हैं इस तरह की तो। और नहीं, अच्छा ये बात आपने अच्छी कही है। अब मैं इस पर मुझे एक चीज़ और याद आ रही, वो ये है कि हमारे जो तालिब इल्म है ना, उनको कम से कम ये समझने की ज़रूरत है कि उस्ताद का एहतराम आप इसलिए भी करें कि आपके रिश्ते की इंक्वायरी उन तक पहुँच जाती है। आपके रिश्ते की इंक्वायरी जो है ना उस्ताद तक पहुंच जाती है, बच्चों को ये खबर ही नहीं होती कि किस किस के रिश्ते की इंक्वायरी आपके पास पहुंच चुकी है। तो और जाहिर है कि लोग बड़ा उस चीज़ को अहमियत दे रहे होते हैं कि भाई अगर आपकी राय जो, खैर हमने आज तक खुदा न खास्ता किसी के मतलब गलत राय तो नहीं दी, लेकिन ये कि बच्चों को ये ख्याल करना चाहिए कि चलो वैसे ना सही, लेकिन कम अज़ कम रिश्ते की इंक्वायरी जो है ना वो आप तक पहुँच जाएगी उस्ताद तक। सर वो आखिर में हम बस यही कहेंगे कि वो हमारी क्लासमेट थी, तो एक दफ़ा मैंने पूछा तुम क्यों इंजीनियरिंग करी हो, तो उसने कहा अम्मी ने कहा है कि इंजीनियरिंग करने से रिश्ते अच्छे आते हैं।
तो ये भी बाहर एक वजह है इंजीनियरिंग करने की। लेकिन बहरहाल इंजीनियरिंग एक बहुत ही जो है ज़रूरी और मुक़द्दस शोबा है। और बल्कि भी रिसेंटली मैं कहीं बैठा हुआ था तो एक साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ा फुकदान हो गया है कि उस तरह के बड़े जहन इंजीनियरिंग में भी नहीं आ रहे। हम मेंटेनेंस वगैरह करने के तो काबिल होते हैं, लेकिन जो एक बड़ा जहन होता है जो कौमों का मेमार होता है, कुछ बनाने वाला होता है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आ रहा। आप तो इस दुख को रोज़ाना झेलते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना इनलाइटन किया और एंटरटेन भी किया। क्योंकि उस्ताद जो है वो जब तक एंटरटेन ना करे तो वो बात जो है वो पूरी नहीं होती। बल्कि मुझे एक और सवाल याद आ गया, वादा अब आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं करूँगा, कि आपको लड़कियां पसंद नहीं करती। ये मुझे अभी रिसेंटली मालूम हुआ। पहले तो कुछ थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन अब वो मेरे पॉडकास्ट में हमने सवालात लिए तो मालूम हुआ कि लड़कों में पॉपुलर है, आप लड़कियां आपको पसंद नहीं करती। तो इसकी क्या वजह रही है? ये तो नहीं सही बता रहा हूँ मैं, ये जो है वो दिस इज नॉट अ मेड अप क्वेश्चन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसी वजह से पसंद नहीं करती। अच्छा, ये तो रिवर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई है आपके खिलाफ। चलें, बाल हमारे लिए तो सर आप माशाल्लाह नेमत, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और हम चाहेंगे कि आप जैसे मज़ीद असातिज़ा वहाँ पर NED में और दीगर पाकिस्तान के इदारों में हम देखें तो इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे सीखते हैं। और यकीनन आपसे हमने सीख कर बहुत कुछ ज़िंदगी में किया, और यकीन वो सदका जारी आपके लिए भी हमारे लिए भी है। अल्लाह ताला आपकी तमाम कोशिशों को कबूल करे। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स काज़िम भाई? आप तमाम आज़ाद का शुक्रिया, जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।